धन्यवाद सर। तो सुभाष सर, स्टार्ट करने से पहले तो मैं एक ब्रीफ दे रहा हूं जो मैंने दिया था कि मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूं। उस पीएचडी के सिलसिले में ये इंटरव्यू बहुत जरूरी है मेरा आपका, क्योंकि आप जॉनसार बावर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके इतिहास को जानते हैं, उसके कल्चर को जानते हैं, बहुत चीजों को जानते हैं। और आपका अगर जो इनपुट अगर मेरे को पीएचडी मिल पाएगा तो मेरी पीएचडी और काफी बेटर हो पाएगी। तो टॉपिक मेरे पीएचडी का है सर, डेस्टिनेशन ब्रांडिंग एज ए टूल फॉर द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ जॉनसार बावर। ठीक, तो सर सबसे पहले शुरू करते हुए जॉनसार बावर के जो कल्चर है उसके उस कल्चर के बारे में कुछ यूनिकनेस ऐसी बता सकते हैं सर, जो बिल्कुल ऐसी चीज है जो किसी को भी उन जॉनसार बावर की तरफ खींच सकती है, और उस चीज को अगर आगे बढ़ाया जाए तो जॉनसार बावर का काफी हद तक भला हो सकता है, वहां के लोगों का, वहां की इकोनॉमी का, इन सब चीजों पे अगर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं सर। सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है ये आपकी ही नहीं, जॉनसार बावर की भी जरूरत है इस टाइम। जी सर। क्योंकि पलायन पहाड़ों की सबसे बड़ी समस्या है, और ये आज की नहीं है, ये तब से, जब से ब्रिटिशर यहाँ थे तब से लेकर पलायन एक समस्या है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में पहाड़ है लेकिन वह पलायन है, हमारे बगल में हिमाचल है, वो पलायन नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसका कारण यही है कि इन चीजों पे काम नहीं हुआ है जिनमें आप काम कर रहे हैं। जी सर। इन चीजों पे कभी नहीं है, हम गए, हमने जी देवता नचाया, हमने जी कोई कथा कहानी की, हम गए जी, हमने कोई मेले में नाचे और वापस आ गए। बिल्कुल। हमारे क्या हुआ कि जी हम 2 भाई है, 3 भाई है, एक भाई पढ़ लिख के आ गया, 2 वहां रह गए। तो जब तक मैं हूँ, उसका भाई है जब तक, तब तक तो थोड़ा रहा मेल मिलाप, ये भी पहले की बात है जी। लेकिन दोनों में फर्क ये गया कि जो शहर में रह रहा है उसके लिए अलग व्यवस्था है, जो गांव में रह रहा है वो उस हिसाब से अपने आप को, तो उन दोनों में ही इतना फर्क आ जाता है कि लगता है कि दोनों के बीच में कई दशकों का फर्क है, जब तक उनकी अगली पीढ़ी आती है सामने। जी। तो इसको बराबर करना, उससे क्या हो गया, उससे ये हो गया कि जी एक जो गांव में जो 3 पीढ़ी पहले निकले थे, एक तो बहुत शहर में जाके उनका अलग कल्चर हो गया, ये जो गांव में बचा हुआ उसका अलग कल्चर हो गया। तो पलायन कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन कम से कम उनके बीच जो एक क्या कहते समन्वय है, उनके बीच जो आपसी वो क्या कहते वो बना रहना चाहिए। तो उसके लिए ये है कि जो गांव में रह रहा है उसका भी अपलिफ्टमेंट जो आपने बताया, बिल्कुल सर, उससे कभी काम नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ केवल शायद आप पता नहीं इस बात को इत्तेफाक रखते हैं कि हमारे यहाँ केवल अभी तक ठेकेदार बने हैं। बिल्कुल सही बात है सर। अभी तक अच्छे इंसान हमारे यहाँ नहीं बने अभी तक, जो उस चीजों को लेकर के उन पे काम करे कि जो पीछे रह गया है, उसके लिए मैंने कई अखबारों वगैरह के भी लिखा है इसमें, इसको लेकर के कि हमारी जो क्या कहते इकोनॉमी और नौकरी पे क्या कर सकता है। मैं अपने दायरों में बंधा हुआ हूँ, कोई अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कहीं का, वो अपने दायरों में बंधा हुआ है, वो कोई अलग से ऐड नहीं ला सकता है जॉनसार बावर। बिल्कुल सर। तो वहां जो क्या कहते हैं जो संसाधन है, रिसोर्स है, उन पे कोई ऐसा काम किया जाए ताकि वहां जो रह रहा है वो भी बराबर का भागीदार हो, मतलब वो भी कम से कम अपने आप को कम ना समझे, उसके लिए भी वहां पर अपॉर्चुनिटी हो, उसके लिए भी वहां संभावनाएं हो। तो एक बात है, और दूसरी आपने जो आपका सवाल था, मैं आपके सवाल पे आता हूँ। आपका सवाल ये था कि कल्चर की यूनिकनेस क्या है। ये अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आप एक मनुष्य जब से लेकर जब एक बच्चा जब पैदा होता है और अपने जब तक खत्म होता है तो वो एक समाज का हिस्सा होता है। वही समाज उसको स्कूल तो अब खुले हैं, कॉलेज अब खुले हैं, लेकिन हजारों साल से जब से क्या कहते मानवता चली आ रही है, मनुष्य ने जब से लेकर तरक्की की, उसने क्या कहते वो एक समाज के रूप में रहने लगा, तब तो स्कूल थे नहीं। बिल्कुल सर। तो वो सीखता था, तो उसी समाज से सीखता था। तो जॉनसार बावर का एक्चुअल में क्या है कि जॉनसार बावर कोई अलग चीज नहीं है। जॉनसार बावर महासू क्षेत्र का एक हिस्सा है। जी सर। महासू क्षेत्र सतलज से लेकर यमुना तक ये एक क्षेत्र था जिसको कि जो महासू देवता है, 4 भाई, वो उनके जो क्या कहते रूल रेगुलेशन थे वो गवर्नमेंट करते थे। ठीक सर।
आप कभी भी देखना, लोग बोलते हैं कि जॉन सार बावर का जो है आर्किटेक्ट, जी वो जॉन सार बावर का नहीं है केवल, वो पूरे महासू क्षेत्र का है। बिल्कुल सर, वो आपको रवाई में भी मिलेगा, सिरमौर वगैरह में भी। जी क्या कहते हैं, देवघर में भी मिलेगा, जी जुब्बल चौपाल में भी मिलेगा, जी जी आप और आगे जाओगे मंडी में मिलेगा, बिल्कुल। और सतलज तक जब आप जाओगे, जी मैं पिछली साल क्या कहते हैं एक्सपेडिशन में गया था, आपने सुना होगा क्या कहते हैं सोलंग, जी मनाली से जी आगे, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके उसके आगे जाके जो है वो बिल्कुल इसी तरह के घर है जैसे जॉन साहब, अच्छा ठीक। सेम बिल्कुल। तो एक तो हमने ये है कि ब्रिटिशर आए, उन्होंने क्या हुआ कि पहले, क्योंकि ये रजवाड़ों में बटी हुई थी, क्या कहते हैं जौन सार अलग था जी जी और ये क्या हिमाचल वाला अलग पोर्शन था, तो उन्होंने पहले शिमला रेजिडेंसी पे कब्जा किया, बाद में जौन सार पे आए, तो उन्होंने वो डिवीजन ऐसे ही हुआ। उसके बावजूद भी आप देखिए कि उसके बावजूद भी डॉक्टर यशवंत परमार ने बहुत कोशिश की थी जी कि इस इलाके को एक रखा जाए, क्योंकि कल्चर हमारा एक है। शिरगुल देवता जौन वहाँ पे सार आपके लखवाड़ से लेकर चूड़धार में उसका मंदिर है, बिल्कुल तो आप कहीं ना कहीं आप सांस्कृतिक रूप से बंधे हुए हैं, धन्यवाद। है ना। ऐसे ही महासू देवता इधर है, लेकिन कई लोग उधर से क्या कहते हैं आते हैं, आपके कुल्लू से आते हैं कुल्लू से आते हैं। वहां पर। तो ये एक जुड़ाव था, जो हमारे जो क्या कहते हैं आजादी के बाद जब जो राजनीतिक नेतृत्व था, उसकी उदासीनता की वजह से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और क्षेत्र दो तरफ हो गया। तो आज आप उसको आप जब भी कोई मैं देखता हूँ कोई पत्रकार लिखता है, कोई वो कहता है कि ये जॉन सार बावर का आर्किटेक्ट है, ये जॉन सार बावर का कल्चर है, जबकि ऐसा नहीं है। सिरमौर में भी बूढ़ी दिवाली होती है, जी जौनसार में भी बूढ़ी दिवाली होती है, बिल्कुल बिल्कुल। सिरमौर तो अलग है ना, सिरमौर अलग है जी, है ना। सही बात। आप पीछे क्या कहते हैं चेहता में जाते हैं, वहां पर भी बूढ़ी दिवाली होती है। तो बिल्कुल एक एक कल्चर है। बहरहाल हम इसी बात पे आते हैं। तो हमारा जो कल्चर है उसको लेकर मैं आपको एक बहुत ऐसी बात बताना चाहूंगा कि आपने आपका भी गांव से कितना हो रहा, मैं बहुत बचपन से लेकर मैं आधी उम्र गांव में रहा हूँ, जी मतलब आपका 24-25 साल तक मैं गांव में रहा हूँ, उसके जी बाद में नौकरी के लिए बाहर निकला। तो हर जो आपकी एक्टिविटी होती है, जिनको अब हम इतना क्या कहते हैं कोई परवाह नहीं करते हैं। आज हम लोग जैसे हरेला त्योहार मनाते हैं, जी इस तरह के हर महीने की संग्रांद मनाई जाती थी। अच्छा जी हर महीने में संग्रांद जो होती थी वो एक त्योहार की तरह मनाई जाती थी, जी बाकी त्योहार अलग थे, जी है ना। तो उसमें खान पान, पहनावा, वो पूरी तरह से जीविका पे आधारित था बिल्कुल कि आप ऊन के कपड़े पहनते थे क्योंकि आप खुद उसको पैदा करते, खुद पैदा कर। आपका जो अनाज होता था उसको आप खुद अपना होता था, उसी से आप जो भी डिश थी या जो भी आप खान पान तैयार करते थे वो उसी से तैयार करते थे। तो ये भी एक एजुकेशन सिस्टम था कि माँ अपनी बेटी को, बेटों को, या पिता अपने बेटों को सिखाता था। और इसमें एक सबसे जो खास चीजें हैं जो जिसको हाईलाइट किया जाना चाहिए जी कि एक हद तक कुछ बातों में हमारे यहाँ महिलाओं की रेपुटेशन ज्यादा अच्छी थी बनिस्बत और समाज के। लड़की शादी करती थी तो वो जैसे और क्या कहते हिंदू जो उसमें क्या कहते रिलीजन में जैसे और कोई लड़कियों को लेकर के दहेज या इस तरह की कोई फाउंडेशन की लड़की विधवा हो गई या उसने छोड़ दिया तो उसको लेकर के वो बड़ा लिबरल समाज था। ठीक जी आपको शायद ध्यान होगा या नहीं होगा, हम मेरे टाइम में जब हम छोटे होते थे शादी होती थी तो लड़की केवल वो थाली, उसका जो अपना सामान है, थाली, वही गिलास, लोटा, एक क्या कहते दरी और उस कपड़े, वो लेके केवल जाती थी। और खर्चा लड़के वालों का होता है क्योंकि लॉजिक ये होता था कि वो जा रही है, बिल्कुल आपके घर वो आ रही है, आपको उसका मेहमान की तरह स्वागत करना चाहिए, इनकी जिम्मेवारी नहीं है लड़की वालों की, बिल्कुल आपके घर वो आ रही है, उसका घर वहां है, तो अब आपकी जिम्मेवारी है। तो बारात भी लड़की की जाती है। जी जी अब देखिए आप बारात में आपके मेरे गांव से लड़की गई कोई, जी तो सब गांव के लोग बाराती जाए, जी वो बारात वो यहीं तक का नहीं था, वो क्या कहते हैं जो संबंध था, जी
वो संबंध यहाँ तक था कि जब उसके बच्चा होगा तब उन सब लोगों को ध्यान रखना जो बारात में गए थे। बिल्कुल। जब उस लड़के की शादी होगी या लड़की की शादी होगी, उन सबको ध्यान रखना है जी कि हम गए थे वहां। उस गांव के पूरे लोगों का रिश्ता उस लड़की से तब तक रहता था जिस दिन वो शमशान घाट जाती थी। बिल्कुल। शायद इस बारे में आपको जानकारी होगी या नहीं होगी। उस दिन उससे खत्म होता था रिश्ता उस गांव का। आज भी ये फाउंडेशन है कि अगर हमारे यहाँ जहां मैं रहता हूँ कि अगर आप किसी जो आपके गांव की लड़की है, कहीं ध्यान है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जितने लोग, ये उनको अपने मन में, ये कोई ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन है, लेकिन सब लोग जाएंगे और वो रिश्ता उस दिन तक निभाते। एक चीज और कि अगर लड़की की छूट हो गई, लड़की की छूट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे को याद है, मेरे एक ताऊ जी थे, उनकी लड़की थी, उसकी छूट हो गई तो कोई उसमें बर्डन नहीं था। उसकी बाद में शादी भी हो गई, कब तकरीबन 10 साल बाद शादी हुई। लेकिन आज की डेट में देखिए आप, आज अगर लड़की आपकी घर आ जाए, बहन बेटी घर आ जाए, तो घर वालों की शिकन आ जाती है माथे पे, लोग क्या कहेंगे। तो ये कल्चर का पार्ट था जिसमें लिबर्टी थी, जिसमें आजादी थी कि हाँ। हिस्सेदारी को लेकर कि मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ बटाईदार सिस्टम भी था, जिसको क्या कहते हैं, ये था कि किसी गांव में अगर मान लिया कोई औरत का कोई छोटा बच्चा छूट गया, आदमी खत्म हो गया, तो वो किसी को रख सकती थी। आज ऐसा नहीं हो सकता। आज वो स्पेस खत्म कर दी। आज ये चीज बिल्कुल खत्म हो गई। बिल्कुल। तो ये भी कल्चर का पार्ट है। अब आते हैं हम दूसरी चीजों पर कि एक जो वो सिस्टम था कि हालांकि वो जातिवाद से आया था वो सिस्टम, लेकिन फिर भी वो ये था कि आप किसी का हिस्सा नहीं मार सकते। मान लिया आपके गांव में जो क्या कहते हैं शिल्पकार लोग हैं, वो खेती बाड़ी नहीं करते थे, चाहे वो किसी भी उसका था, किसी भी उससे बिलोंग करता था, किसी भी क्या बोलते हैं कम्युनिटी से बिलोंग करता था। खेती बाड़ी उन्होंने बहुत बाद में शुरू की। वो अपना का लोहार था, वो लोहे का काम करता था, लेकिन उसकी हिस्सेदारी थी। उसकी हिस्सेदारी ऐसी थी कि आपके घर में जो बन रहा है उसमें उसका भी हक है। आपने अगर माघ में बकरा काटा है तो उसका हिस्सा है। आपके खलियान में अनाज जब आपने इकट्ठा किया है, आप पहले उनको देंगे तब आप घर ले। हालांकि बाद में इन चीजों में खोट आते रहा, फिर लोगों ने बदमाशियां शुरू कर दी, उनके लिए बचावा देना शुरू कर दिया, लेकिन जो कल्चर है वो ये था। आपका जो वो है, बाजगी है, पुजारी है, इवन ये भी एक अपने आप में एक समाजवाद किस्म का था कि पुजारी को भी वहीं से आपको सूप से देते थे, आपका खलियान से। बिल्कुल, है ना। तो ये अच्छी चीजें थी। अच्छा, वैसे ही खान पान को लेकर के है कि उत्सव को बहुत सीमित संसाधनों के होते हुए, जब आपको पता है कि नमक, आपका तो खैर आप तो बहुत नजदीक के, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहां बताते हैं कि 5वें दिन घर पहुंचता था आदमी, जब क्या कहते हैं नमक लेके जाता था, गुड़ लेके जाता था। तो इतने सीमित संसाधनों के होते हुए भी त्योहारों का बड़ा महत्व था, और हर त्योहार के लिए आपका क्या कहते हैं डिश निमित्त थी कि इस त्योहार में ये बने। इवन जब आप बकरा काटते हैं तो उस बकरे के जो अंग होते हैं जी, उनकी भी डेट फिक्स है। अच्छा, कि ये शिवरात्रि में, ये बिस्सू में, ये नुनाई में, और ये जागरे में, और ये 8वीं जो होती थी उसमें, और भी बहुत सारे, इतना मेरे को अभी याद नहीं है। तो ये कल्चर का पार्ट है। और दूसरी एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज कि आपके यहाँ भी खटे होते हैं ना जी, मतलब एक जैसे हम धुड़ाई के जी है ना, तो हमारे 15 परिवार जी, बिल्कुल, या किसी गांव में कोई है उनके 8 परिवार जी। जब भी कभी किसी के घर में कोई मतलब कोई घटना घट जाए, कोई डेथ हो जाए, तो 1 हफ्ते तक उस घर का सारा कारोबार बाकी के परिवार संभालते जी, बिल्कुल। इंसान अगर किसी के घर में डेथ हो गई, सातू का रिवाज है, शायद आपके यहाँ भी होगा जी।
लेके जाते हैं घर से। बिल्कुल उसका कारण ये है कि उस घर के पता नहीं है या नहीं, सही बात है। और बनाएंगे भी बाहर के लोग। बिल्कुल इवन यहाँ तक है कि जो क्या कहते हैं वो बनता है, क्या बोलते हैं, जो अर्थी बनती है, वो भी आपके गांव के लोग बनाते गाँव के लोग। हैं, और पूरा कंट्रीब्यूशन लकड़ी गांव के लोग लाते हैं। मरना, आप शहर में अगर कोई मर जाए ना तो कम से कम 50,000 रुपये का खर्चा बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन वो समाज ऐसा था कि वहां पर स्पेस, वहां मतलब कंट्रीब्यूशन का वो है, बुआर होता था, शायद आपको होगा ध्यान, बुआर की बुआरे लगाते थे गांव के लोग, एक एक लोग सबके घर में जाते, जिसका काम होता था वो बढ़िया दावत करवाता था। लकड़ी आती थी, आपको ध्यान होगा जब ऊपर मुंडारी वगैरह आपका जो जंगल है वहां से जब गांव में कोई लकड़ी वगैरह, तो लोग जाते थे, सड़कें तो थी नहीं, जी। तो लोग सब गांव के लोग जाते थे और वहां से लकड़ी लेके आते थे। बिल्कुल जो वो कम्युनिटी की जो ताकत है, जी जिसको आज हम लोग कोऑपरेटिव वगैरह टाइप जो बोलते हैं, है ना, जी वो उसी समाज का, हमारे समाज का कंसेप्ट। जी तो इन चीजों पे अगर काम होगा, जी इन चीजों पे जब हम काम करेंगे, इन चीजों पे अगर कोई काम करता है इनको, क्योंकि अभी तो वो बहुत पुरानी है ना, जी अभी तो वो इस तरह से जैसे कोई गाड़ी होती है कि ये तो 90 मॉडल हाँ हाँ या 80 मॉडल है, जी तो जब भाई जी इसमें काम ही नहीं हुआ तो 2020 में कैसे चलेगा। उसमें आप उसकी खराबियां निकालेंगे, उसकी अच्छाइयां आगे लाएंगे। तो ये हमारे कल्चर की खासियत है। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। सर इसी में आगे बढ़ाएं अगर हम, तो कल्चर में ही हमारा वहाँ की वेशभूषा के बारे में बड़ा कहा जाता है कि मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और अलग त्योहारों के लिए भी अलग अलग वेशभूषा मानी जाती है और ये होती है। और जैसे कई जगह देखा जाए कि वहाँ की वेशभूषा को जब प्रोजेक्ट करा जाता है तो वहाँ लोग खरीदने भी आते हैं, जैसे टूरिस्ट आता है और अगर उसको वो पसंद आती है तो खरीद के ले जाएगा, अगर वो खरीद के उसको ले गया तो पैसा तो वापस उसी इलाके में आएगा। तो उसके ऊपर अगर आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं सर तो। जो ड्रेसिंग सेंस हमेशा, मतलब ड्रेसिंग जो स्टाइल होता है, जो वेशभूषा होती है, वो मौसम के अनुरूप होती है, किसी भी आप किसी भी, और वो भौगोलिक आधार पे होती है, बिल्कुल सर, वो सामाजिक आधार पे नहीं होती। जहाँ पहाड़ों में बर्फ पड़ती है वहाँ ऊन के सब कपड़े पहनेंगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पहनेगा। तो हम लोग इसमें भी बहुत इनोवेटिव रहे हैं। हमारा क्या, जो पूरा हिमालय क्षेत्र है बिल्कुल वो बहुत इनोवेटिव रहा है। उसका कारण ये है कि जो गंगा यमुना के दोआब में जब मुसलमान आए उधर से, क्या कहते हैं आपका दक्षिण सॉरी उत्तर पश्चिम से जी, तो यहाँ लोगों को पजामे का पता नहीं। अच्छा, यहाँ लोग धोती पहनते थे, ठीक, लंगोट पहनते थे जी, हमारे यहाँ भी लंगोट पहनते थे जी, हमारे भी लंगोट पहना जाता था। लेकिन मैंने जो क्या कहते हैं ये एटकिंसन वगैरह का जो पढ़ा है, गेजेटियर में पढ़ा है, उसमें वो कहता है कि वो जो जितने, वो कहता है कि वहां पर लोग पजामा पहनते थे, सुथन जिसको बोला जाता, वो ऊन का होता जी। लोहिया आपको भी पता होगा, लोहिया जो पहना जाता है वो भी ऊन का है, और वो हस्त निर्मित होता था, हैंडमेड होता था। उसको ऊन काटी जाती थी, फिर उसको उसकी बुनाई होती थी, फिर उसको सिला जाता था, हाथ से सिला जाता था। तो वो अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट। बिल्कुल, आप आज की डेट में आप बढ़िया अगर कोट लेने चले जाएं बाजार में, तो कईयों ऐसे जो ब्रांडेड कोट है जो 10,000 से ऊपर के आते। बिल्कुल सही बात है। और वो लुक वाइज भी ऐसे ही होते हैं जी। ये बहुत कैजुअल है, जैसे लोहिया हम पहनते हैं, आप उसको पहनिए, वो आपको ढीला ढाला है, आप फर्स्ट क्लास, आप जाइए कोई भी काम करिए, आप फ्री रहते हैं। जैसा कि अमूमन करते थे कि पता चला, मुझे अच्छी तरह से याद है कि बर्फ गिर रही है तो पिताजी ने वो लोहिया पहना, दराट लिया और बर्फ गिर रही है और पेड़ के पत्ती काट रहे, आए तो बिल्कुल सूखे हैं अंदर से। ऊन बहुत जल्दी गीला नहीं होता है, और जब गीला होता है तो सूखने में, बहरहाल आजकल भीगता कौन है, लेकिन वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और जितनी बढ़िया ऊन होगी उतनी बढ़िया आपका वो। महिलाओं में आपने देखा होगा, महिलाओं में हमारे यहाँ घाघरा, कुर्ती और ढाठू जिसको जो ऊपर पहनते हैं, वो अपने आप में एक यूनिक ड्रेस, वो इतनी बढ़िया ड्रेस है कि देखने में आकर्षक है,
कंफर्टेबल भी है। बिल्कुल। वो जैसे एक्चुअली पहाड़ में जब महिलाएं काम कर, आपने देखा होगा उनका काम करते हुए भी औरतें उसको अलग अलग तरीके से बांधती है, उसको ऐसे लपेट के जब काम करेगी और ऐसे जा रही है तो उसको छोड़ेगी नीचे, तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो काम करेगी तो घुमा के उसको लपेट लेगी ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए, है ना। और दूसरी चीज ये कि मौसम के अनुरूप, या आपने कुर्ती पहन ली, आपने पहले कमीज पहनी, अंदर फिर कुर्ती पहन ली, तो वो बहुत मतलब एक आपका जो व्यक्तित्व है बहुत अच्छा लगता है ऊपर से नीचे तक। और मुझे लगता है कि इस पे अगर काम हो, ये अपने आप में फैशन बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। चाहे आपका ऊन का जो पहनावा है, कोट बड़े अच्छे बनते हैं हमारे यहाँ। हालांकि अब वो क्योंकि अब इस पे कोई काम करता नहीं है, सिलवाता भी कोई नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे दर्जी हमें पता है जो हमारे यहाँ जो कोट वगैरह सिलते थे। ट्यूनी में एक है, उसका नाम इलम दास है शायद, इलम दास है उसका नाम, हाँ शायद ऐसा ही नाम है कुछ। वो इतनी बढ़िया कोट सिलता है ऊन के। और औरतों की घाघरा कुर्ती, अब बल्कि जौनसार में तो फिर फैशन बड़ी जोरों पे लौट आया है वापस, है ना। तो क्या कहते हैं, वो एक अपने आप में यूनिक फैशन है। तो ये एक मुख्य धारा में भी शामिल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम टी शर्ट और जीन्स वहां से ले, हम उनको दे भी तो सकते हैं। वही चीज मैंने बोली थी। हाँ। और ये एक अच्छा कारोबार हो सकता है, उससे स्थानीय लोगों को काम मिलेगा। भाई जब ऊन का जब डिमांड होगी, जब आपके उसकी डिमांड होगी लोहिए की और पजामे की, सुथन की, या कोट की, वास्कट की, टोपी की। टोपी देखिए आप, टोपी जो क्या कहते हैं, जो गोल वाला डिगवा है, वो अपने आप में बहुत स्टाइलिश है। वो उससे मिलता जुलता, हालांकि इनका भी है ये जो क्या कहते हैं आपका जो ये बाल्टिस्तान वाले हैं, इनकी टोपी ऐसी होती है, लेकिन वो इतनी क्या कहते हैं, वो इतनी बढ़िया ऊन की नहीं होती जितनी हमारी होती। अच्छा। हमारे यहाँ भी बहुत कम लोगों के पास बची होगी वो गोल्ड डिगुआ बोलते हैं उसको, आपने देखा होगा। तो वो टोपी है, वो बहुत फैशन में आ सकती है। बिल्कुल। और लोगों को स्वरोजगार मिल सकता है उससे। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे यहाँ जो ड्रेस का है, वो वेशभूषा का है, उसका भी अच्छा हो सकता है। अच्छा। तो इसमें सर आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कर सकती है? अगर सरकार हेल्प करना चाहे तो क्या उनकी तरफ से स्टेप्स होने चाहिए इसमें? सरकार की तरफ से तो आपको मैं बताऊं कि सरकार की तरफ से जो इसका जो ग्रास रूट में जो काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मदद करने के लिए सरकार उनको मदद कर सकती है, फाइनेंशियली मदद कर सकती है। और उनकी जो टेक्नोलॉजी है कि वो जो बुनने का है उनका अभी भी वो है, उसको अपग्रेड कैसे किया जा सकता है। अगर कोई भेड़ पाल रहा है, मुझे नहीं लगता भेड़ पालकों के लिए आज तक इन्होंने शायद कोई ऊन काटने की मशीन नहीं दी, वो अपने वही ट्रेडिशनल तरीके से काटते हैं। जी। वो एक भेड़ की ऊन उतारने में कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं। जो ये चैत के महीने में क्या कहते हैं ऊन उतारते हैं। पिछले से पिछली साल में खारसिया था, तो वो उसी को ट्रेडिशनल तरीके से ऊन उतारते हैं। उनके पास मशीनें नहीं, अच्छी मशीन हो बिजली की, 5 मिनट लगते हैं ऊन उतारने में, और वो 2 घंटे तक जद्दोजहद करता रहता है। वो पशु है, वो कितनी देर रहेगा। सही बात। तो उससे क्या है कि उससे उदासीनता आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, उनको इस तरह से ट्रेन करना, क्योंकि आप ऊन तो चाहिए ना आपको, जब ऊन का उत्पादन वहां हो सकता है तो उसके लिए आप उनको जो, ताकि उसके हतोत्साहित हो जाता है आदमी। आजकल आप ये लगा लो, आजकल बरसात में ऊपर डांडों में गए हुए, अब ज्यादा नहीं रही है भेड़े, बहुत कम रह गई है। खारसी खाटवा वाला इलाका है, यहाँ थोड़ी सी है, बाकी नहीं। तो वो वहां रहते हैं, उनके पास डेरे नहीं होते। बिल्कुल। तो आप जब किसी उसको ट्रेन करना चाहते हैं तो उसको अच्छा टेंट दिया जाए जो बहुत इजी हो, उसको स्लीपिंग बैग दिया जाए, ताकि वो कंफर्ट जब आप बनाओगे उसके लिए, तब वो करेगा ना वो काम, उसकी तरफ आकर्षण भी तब जाएगा। पता चला 4 बारिश में भीग गया तो बीमार हो गया, ऐसा होता है अमूमन। मैं इधर मुंडाली वगैरह ट्रैक में जाता हूँ, या अभी मैं पीछे छाछपुर गया था ट्रैक में, तो मुझे बहुत सारे मिले भेड़ बकरी वाले। तो अब हालांकि उन्होंने तिरपाल विरपाल की व्यवस्था कर ली है, लेकिन वो इतना बढ़िया नहीं है जितना आजकल 5-6 हजार रुपए में अच्छा टेंट आ जाता है। तो अगर गवर्नमेंट एक बार इसको प्रोवाइड करे कि अच्छी भेड़े उनको दे, उनको ट्रेंड करे कि उनकी ऊन कैसे उतारी जाएगी, और उनके रहन सहन पर, ताकि लोगों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिकता नहीं,
आप बकरियां रखते हैं, भेड़ भी रखते हैं, भेड़ उनके लिए रखते हैं, बकरियां रखते हैं, बकरे बहुत महंगे महंगे बिकते हैं, लेकिन और चरागाह आपके हैं, वो आपके प्राकृतिक संसाधन है। सही बात है। आप शहरों में धक्के मुसैला कुई में नौकरी करने से बेहतर है कि अगर आप बढ़िया अगर 100 बकरियां आप पालते हो तो आप कम से कम 4-5 लाख रुपए साल का पैदा कर सकते बिल्कुल हो। 4-5 लाख बहुत अच्छी इनकम होती है। सही बात है, बिल्कुल। और उसके साथ साथ आपकी 100 बकरियां होगी, वो आपके खाद भी, आपकी खेती भी चलेगी उससे, खेती भी चलेगी, बिल्कुल। आपकी खेती भी उससे चलेगी। यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल है, अगर कहें कहा जाए। हाँ हाँ, तो ये अगर ये सरकार ये मदद कर सकती है, उनको ट्रेन करे जी, उनको अच्छी भेड़ें, उनके साथ कैसे कैसे उनको क्या कहते हैं उनको, क्योंकि ऊपर तो बहुत सारे नुकसान, वो इंश्योर्ड हो प्रॉपर, पता चला बिजली गिरी अभी पीछे उधर क्या कहते हैं हिमाचल में, तो 80-85 जानवर मर गए, बिल्कुल। और वो उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाए, ये ना हो कि वो लटका रहे फिर ताकि उसको फिर वो चीजें मिले। और जो ऊन आती है, जो ऊन आती है, भेड़ की ऊन आती है, उसके लिए अच्छी जो क्या कहते टेक्नोलॉजी आए, ताकि वो बढ़िया से उसको क्या कहते ठीक किया जाए और उसका बढ़िया अच्छा सूत धागा बने, और उसके बाद उसको बुनने के लिए कोई आसान चीजें, मतलब ये टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। अदरवाइज वही पुराना जो पहले आपने देखा होगा, आपके यहाँ शायद ऊन आपके यहाँ होती तो ऊन थानते थे उससे, याद है आपको, है ना? तो अब उसमें लगा रहेगा, उतना इतना पेशेंस किसमें नहीं है, ये कौन रखेगा? अच्छा, अब वो तकली काटते थे आप, वो तकली एक तकली काटने में आपको एक जो अच्छा काटने वाला होता था वो एक तकली काट पाता था दिन में, एक तकली क्या होती, कुछ नहीं होती। तो उसके लिए जो चरखे अच्छे दिए जाए, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस ऐसी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ऐसी हो जो उस काम को आसान करे। तो जब ये चीजें अच्छा फैब्रिक आएगा तो आप वो लोहिया और कोट तो है ही, उसकी डिमांड होगी, फिर लोकल खरीदते हैं आप रेमंड का खरीदते हैं, आप दूसरी चीजों का खरीदते हैं, तो वो जब आपको क्वालिटी बढ़िया मिलेगी तो आप वो नेचुरल है उसको खरीदा जाएगा। बिल्कुल, जी जी जी, सही बात है ना? तो ये एक है कि गवर्नमेंट अगर इस लेवल पे, ये नहीं कि सब्सिडी दे के भूल गए, अब वो वहां कहाँ सिर मार रहा है, क्योंकि अगर इतना, दरअसल क्या हुआ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसने हमें केवल नौकर बनने के लिए प्रोत्साहित किया, सिर्फ रटना सिखाया, कभी सवाल पूछना नहीं सिखाया। वो तो है ही है, नहीं अपने अंदर भी नहीं जिज्ञासा जगाने दी। बिल्कुल, अपने अंदर भी कभी ऐसी जिज्ञासा नहीं आई कि मेरे दादाजी भेड़ पालते थे, मेरे दादाजी खेती बाड़ी करते थे, मेरे पिताजी ने भी वही किया, मेरी नौकरी लग गई तो मैं यहाँ आया और लग गया, सुबह से शाम तक काम में लगा रहा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि उनको जब वो बरसात में बाहर निकलते थे पशुओं के साथ, तो उनकी मुश्किल आसान करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। या खेती में वो काम कर रहे हैं, उनकी फसल नहीं होती है, हम हर समय ये होता था कि हमारे अटाल जो है, अटाल आप आए हैं कभी? एक बार आया सर। हाँ। एक बार आए। अटाल में कभी भी समय से बारिश नहीं होती। अच्छा। 4-5 साल में आपको एक फसल मिल जाए तो गनीमत समझो। तो पानी की कमी थी, तो आसपास से पानी टैप करके लाया, अब बहुत बढ़िया फसल होती। तो ये छोटी छोटी, पानी इकट्ठा नहीं होता था, उसके लिए टैंक बना दिया। ये तो बहुत बेसिक चीजें है ना। हालांकि जो थोड़ा इंटेलिजेंट होगा, जिसका माइंड थोड़ा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा जिसका, वो और भी बहुत सारी चीजें कर सकता है, वो देखेगा। आज भी मैं बताऊंगा आपको, आप शायद जब 100 साल पहले, 125 साल पहले जब राइट बंदूक जहाज बनाने की कोशिश कर रहे थे, उड़ने की कोशिश कर रहे थे, हमारे यहाँ के लोग तब भी पेड़ पे चढ़ के पत्ती काटते थे। उन्होंने जहाज बना दिया, रॉकेट बन गया, मंगल पे पहुंच गया। लेकिन हमारे लोगों के लिए किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि ये पेड़ पे चढ़ते हैं, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, इनके लिए कोई ऐसी डिवाइस की जाए कि इनका ये सिक्योर रहे। बिल्कुल। मैं इस बार माउंटेनिंग में गया था, तो वहां पर मुझे एक रॉक क्लाइंब में गया था, तो मैंने देखा एक सीट हार्नेस। मैंने सोचा ये सीट हार्नेस में जरूर एक खरीदूंगा, ताकि घर में पेड़ पे जो जाएगा कम से कम बांध के काटेगा, पत्ती गिरेगा तो नहीं कम से कम। और तो मैं ऐसी कोई डिवाइस नहीं बना सकता हूँ कि नीचे से वो काट दे पत्तियां, पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। इस तरह की डिवाइस के लिए तो आपको थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे जाना पड़ेगा। लेकिन कम से कम मैंने कहा ये सीट हार्नेस होगी, अपना आप पेड़ में एंकर कर दो, काटते रहो पत्ती, फिर दूसरी जगह एंकर कर दो, फिर काट लो, कम से कम गिरेंगे तो नहीं। कितने लोग गिर के मर जाते। सही बात है। घसियारियां घास काटने जाती है, कितने मुश्किल जगह पे जाती है।
तो किसी ने नहीं सोचा। वो 100 साल में जहाज में इतनी तरक्की हो गई, पैदल चलते थे, लेकिन वहां कोई तरक्की नहीं हुई। वहां आज भी वही व्यवस्था है कि जो पुरानी व्यवस्था। तो ये ठीक। अच्छा सर, इसी में आगे बढ़ाते हुए जॉनसन और का खान पान के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? बस क्या क्या यूनिकनेस है, क्या क्या वहाँ की डिशेज हैं जिसको अगर प्रोजेक्ट करा जाए तो डेफिनेटली उसमें भी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट यहाँ के क्षेत्र का हो सकता है? खान पान तो मुझे लगता है कि अब पता नहीं, मैं हो सकता है यहाँ पर क्या कहते हैं स्वार्थी भी हो रहा हूँ। मैं बहुत जगह गया हूँ, मैंने तकरीबन सारा हिंदुस्तान घुमा है और हर जगह की डिश टेस्ट की है। मुझे अपने यहाँ के मुकाबले खाने पीने को लेकर के कहीं नहीं लगा। हमारे जो त्योहार है वो मुख्य रूप से खाने पीने के लिए प्रसिद्ध, खान पान ही इतना बढ़िया है वहाँ पर कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारा पूरा जो जिसको लाइवलीहुड का जो सिस्टम था वो पूरा आपका होगा, तभी आपका खान पान ठीक होगा। आपके पास पशु भी होने चाहिए, आपके पास खेती भी होनी चाहिए, आपके पास फल फ्रूट भी होने चाहिए, आपके पास मधुमक्खी भी होनी चाहिए, तब आप वो त्योहार मना सकते हैं। आपने देखा होगा अभी पीछे ये लोकमंच वालों ने एक कार्यक्रम किया था वहां देहरादून में, तो वहां पर एक मोहना के एक वो उनका शायद वो है रेस्टोरेंट, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, बड़े बहुत अच्छे व्यक्ति है, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो उन्होंने उस दिन वहां पर जो डिश तैयार की थी वो पूरी अपनी जो डिश थी, जैसे आप क्या शायद पेनुए बोलते हैं, हमारे सिडकू बोलते हैं जी, वो अपने आप में बहुत खास डिश। वो उसमें उड़द भी भरा जाता है भिगो के, उसमें गुड़ और क्या कहते हैं आपका तिल भी भरा जाता है, पहले पोस्दाना होता था वो भरा जाता है। और पहले के टाइम में तो ये था कि उसमें चर्बी के टुकड़े भी डालते थे जी, सर्दियों के टाइम में जब खूब ठंडा होता था तो चर्बी के टुकड़े भी डालते, वो बहुत लजीज बन जाता। और ये हो गया आपका, घी के साथ उसको खाया जाता है, परोसा जाता है घी के साथ। उसके बाद आपके अस्के हो गए, अस्के शायद आप जानते होंगे अस्के ना, जो मिट्टी के बर्तन में उस तरह से इडली की तरह बनाए जाती है। बिल्कुल। तो उसको कुछ लोग तो दाल के साथ खाते हैं, राजमा की दाल के साथ, लेकिन कुछ लोग उसके केले और घी के साथ खाते हैं जी। मैं जब छोटा होता था तो हमारे केले होते थे अटाल, बहुत रूखी जगह, तो मेरे एक दादाजी की बहन थी, वहां हम दिवाली में जाते थे, तो जिस दिन पहले छोटी दिवाली होती है उस दिन वो लोग बनाते थे, वो केला घी में मैशअप करके और वो जो अस्का होता है वो बनाते। और नॉन वेज का तो कहना ही क्या है, नॉन वेज तो पूरी तरह से जो हमारा जो सेटअप है, उसका कारण भी था कि एक तो पशुधन आपके पास आपकी जीविका में शामिल था, दूसरा ये था कि सर्द जगह थी, आपके पास एनर्जी के लिए जो प्रोटीन के जो साधन थे उसके लिए आपके पास, तो उसकी भी अलग अलग खासियत है, उसकी भी जो डिश पूरे साल भर जो बनाई जाती है वो अपने आप में बहुत जबरदस्त। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये जो मटन जो एक क्या कहते हैं जो यहाँ बनाया जाता है शहरों में या कहीं और जगह बनाया जाता है, उसमें बहुत तेल का इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसे ही डाला जाता है, उसमें मसाले डाले जाते हैं, उसका सूप इतना बढ़िया होता है कि आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए या कहीं इस तरह से जाना। तो खान पान को लेकर के एक बहुत बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, काम करने वाले की जो फिजिकली एक्टिव रहता हो उसके लिए बहुत बैलेंस डाइट थी कि वो जितनी हमारी डिश है और अलग अलग हिसाब से कि वो जैसे माघ का महीना आएगा उसमें नॉन वेज को लेकर के अलग अलग किस्म की डिश है, रोटी में भर के देते हैं, उड़द वाला जो खिचड़ी होती है उसमें दबा के देते हैं, और आपकी जो मटन तो खैर हुआ ही, और फिर आगे जाके आप जो अस्का बनाया जाता है, सिडकू बनाया जाता है, एक और होता है खोबड़ा, पता नहीं शायद आपके यहाँ होता है नहीं होता है, वो ऐसी गोल रोटी बनाई जाती है, उसके अंदर भी चर्बी गुड़ तिल भरा जाता है और बंद करके उसको उबाला जाता है, बॉइल्ड होता है। तो वो एक डिश है। और आगे जैसे आप जाते हैं अभी ये जो अब आएगा, अभी मेरे ख्याल से आपके यहाँ होता है नहीं होता है, ये दखड़ान होता है, उसमें
एक रोटी बनाई जाती है तवे पे, ऐसे क्या कहते हैं आटे की रोटी, वो फैलाई जाती है और उसको भी घी और शहद के साथ खाई जाती है। तो ये बहुत सारी डिश है, हालांकि हम भी अब यहाँ रहते हैं शहर में तो इतना कुछ याद नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ बनाते हैं, घर में भी कोशिश करते हैं कि ये चीजें बनती रहे। और इसमें जितना जैसे उन्होंने उस दिन बनाया था वो बहुत परफेक्ट था, जो भी उनका कुक था वो बहुत बढ़िया था, इतनी बढ़िया बनाया था उन्होंने कि इस तरह की चीजें जब मार्केट में आएगी तो आज तो लोगों के पास, क्योंकि आप परचेजिंग पावर है, लोग नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं, जो यूथ है वो रिच फूड की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो जो क्या कहते हैं आपका ये जो है जो बाजार में जो आजकल जो फूड है वो बहुत खराब है, उसके अपेक्षा हमारा है ना, हमारा जो खान पान है वो बहुत अच्छा है, तो वो एक अपने आप में पूरा कारोबार बन सकता है पूरा। बल्कि हमने तो सोचा भी था, हमारे कुछ मित्र है, ये चेतन चौहान है और एक इंदर सिंह राणा है कोटी कनासर वाले, उन्होंने, और एक प्रशांत है ये क्या वासे, तो हमने एक सोचा था कि हम एक फेस्टिवल टाइप का आयोजित करते हैं जिसमें हम लोग ये केवल अपनी डिश प्लस अपना कल्चर को लेकर के, हमारी ये था कि हम किसी ये जो बाजार वाले हैं जो बाजार के लिए नाश्ते गाते हैं बजाते हैं, जो मंचों के लिए और सरकार के लिए, इनकी बजाय वो लोग जो गांव में रहते हैं, जिन्होंने गीत पैदा किए हुए, जो बकरी के साथ जाता है वहां सोचता है कि गीत कैसा होना चाहिए, वो महसूस करता है ना, कि गीत कैसा होना चाहिए, उसकी उसमें उन गीतों में उनकी समस्याएं होती है, उन गीतों में उनके सुख होता है, उन गीतों में उनके दुख होते हैं, उनकी इच्छाएं होती है। तो इस तरह का एक कार्यक्रम किया जाए, लेकिन हम उसको नहीं कर पाए क्योंकि तब तक बीच में बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी कि हमारे को फाइनेंसर वगैरह भी ऐसा कोई नहीं मिल रहा था जो इसमें क्या, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत था, इतने लोगों को लाना, वो हम ये तो नहीं कर सकते कि भाई कोई अपने खर्चे से आए, तो इस तरह से आते तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। उससे क्या है, गीत जो है, जो आज आप जो ये इंटरनेट पे सुनते हैं, उसकी अपेक्षा जो गांव का गीत है वो बिल्कुल अलग है, बहुत बहुत बढ़िया, सही बात। उस गांव के गीत में उनकी जो अपनी समस्याएं हैं, अपने जो मतलब एक उनकी ईमानदार अभिव्यक्ति है, उस समाज की ईमानदार अभिव्यक्ति अगर कहीं मिलती है तो उन गीतों में मिलेगी। हालांकि कम लोग जानते हैं, यूथ सारा निकल गया है, पुराने लोग थोड़े से बचे हुए हैं, तो धीरे धीरे जो आपका जिस कल्चर को, जिस चीज को जिसको आपने अपना सब्जेक्ट बनाया है वो सिमट के बहुत कम हो गया है। मैं पिछले 6-7 साल से कांडोई भरम की दिवाली, जो बूढ़ी दिवाली है, वो अटेंड कर रहा हूँ, हमें 5-6 साल, और मैं देख रहा हूँ कि उसका समय सिकुड़ता जा रहा है, पुराने लोग खत्म होते जा रहे हैं, नए लोग का टाइम नहीं है इतना, चले जाएंगे, लेकिन वो गीत, वो कल्चर, वो उसमें जो क्या कहते, और उसमें हर चीज के लिए वो है क्या स्पेस है। मैं आपको बताऊं कि 3 दिन का जो, आपके यहाँ तो शायद ज्यादा होता है, आपके यहाँ 5 दिन का होता है, लेकिन उधर 3 दिन या 4 दिन का होता है, तो उसमें उनके हर चीज के लिए स्पेस, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, अब जो लोग हैं उनके लिए भी, तो हर एक के लिए स्पेस है। उसको बहुत बारीक नजर चाहिए वो देखने के लिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, आप नहीं महसूस कर पाओगे। सही बात है, सही देखना पड़ेगा। खान पान में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ जो शराब बनाई जाती है, बिल्कुल, वो जो लोग बढ़िया बनाते हैं, जैसे मैं आपके भी उधर शैली खत में गया हूँ और इधर कांडोई भरम गया हूँ और आपके इधर क्या बोलते हैं ये कुनैन वगैरह गया हूँ और आपके बंगाण वगैरह गया हूँ, तो कुछ लोगों के यहाँ मुझे इस शक्कर की शराब मिली जो स्कॉच को मात देती। जी बिल्कुल, उसका जो टेस्ट है, उसका जो ऑरा है, वो स्कॉच से कहीं ऊपर। लेकिन क्या है कि अब पता चला कि वो बनाने वाले जानते ही नहीं। अब क्या है, अब वो गोरखिया है ना नेपाल से, उन्होंने एक नई तकनीक लाई, गुड़ डाला और एक ही दिन में सब, जबकि वो साल भर का प्रोसेस, टाइम लगता उसको बनने, साल भर उसका प्रोसेस होता था उसको। और एक चीज देखिए आप, कल्चर, वो शायद आपको कीमा होने का है, आपको जानकारी है? मेरे ससुराल में है। आपकी ससुराल कहाँ है? दसों, आपकी दसों में ना? कीमा होना अपने आप में एक ऐसा है कि मैं इसको डॉक्यूमेंट करना चाह रहा हूँ।
लेकिन पिछली साल में नहीं कर पाया, और इस साल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जाऊंगा। वो 20 गते भादों को होता है, अगर इस बार हुआ, हालांकि तीसरी साल पे आगे। तो जो वो जड़ियां लाते हैं, जो क्या कहते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट की जो जड़ लाते हैं, वो अपने आप में नोट करने लायक। बिल्कुल। और वो पूरी तरह से हर्बल है। सही बात है, वो पूरी तरह से हर्बल है। मैंने बहुत समय तक, जब डॉक्टर बहुत कम होते थे, तो मैंने बहुत समय तक ये सुना था कि मैं उधर पार जाता था, कांडोई भरम की तरफ जाता था जब छोटा होता था, तो दुख बीमारी कहते थे भाई इसको थोड़ी सूर दे दो, इसकी तबीयत खराब है, ये ठीक हो जाएगा, सूर दे दो, है ना, और सूर दे दो इसको, थोड़ी सूर पी लेगा तो ठीक हो जाएगा। तो दवाई की तरह इस्तेमाल होती। किसी के घर में कोई थक के आ रखा है, बहुत थक रखा है, तो भाई थोड़ी सूर दे दो, है ना। और त्योहारों वगैरह में जो पशुपालक या खेत में काम करने, उनको पूरी छूट दी जाती थी कि भाई इनको छेड़ना मत, इनको रहने दो जैसे भी, ये पूरे काम करते। उत्सव इस चीज का था, वो एक जगह जा रहे दूसरी जगह जा रहे। कभी ऐसा भी नहीं सुना होगा आपने कि किसी में कोई मार काट मची या कुछ भी नहीं। वो उस उत्सव की तरह मनाते थे और फिर भूल जाते थे जी, और फिर जब अगली बार होगा तब। तो ये अपने आप में एक जो वहाँ का जो शराब बनाने का जो तरीका है, वो अगर कोई इस पे रिसर्च करे और इसको क्या कहते हैं आगे ले जाए, क्योंकि संसाधन तो वही है ना। बिल्कुल, जड़ी बूटी जो हर्बल प्लांट है वो वहीं पर है। वो मैंने उनसे पूछा भी था एक बार, उन्होंने कहा कि 22 किस्म की जड़ी बूटी होती है। 22 किस्म की जड़ी बूटी, उनके नाम है। अब हम किसी चीज को जानते हैं जो नाम हमारे को अंग्रेजी ने दिए हैं, जो हमारे को साइंस के जो नाम है, जो लैटिन भाषा के हैं या जो हिंदी के हैं, हम अपने नाम भूल गए। हर चीज का नाम, हमारे यहाँ जितने पेड़ पौधे हैं उनके नाम है, लेकिन क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं समझी, नौकरी पेशे वाला समाज हो गया, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिड़िया के नाम, और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हुआ शायद, उसकी वजह से कुछ भी किया ही नहीं किसी ने ना, किया ही नहीं किसी। हम तो पहले एक्चुअल में क्या हुआ कि हम तो हमारे अंदर का तो पहले जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में चले गए। बिल्कुल, आप यकीन नहीं करेंगे, जॉनसार बावर में आज तक कोई ऐसी किताब नहीं लिखी गई है जिसमें समाज का वर्णन हो। जिसमें समाज का मतलब क्या, समाज का मतलब ये नहीं होता कि गुलाब सिंह, माधुराम और नैन सिंह, ये नहीं होता है। समाज का मतलब होता है जो सबसे किनारे का आदमी है, उसकी बात कहीं नहीं लिखी गई। अपने लिए किसी ने अपनी संतुष्टि के लिए किताब लिखवाई है ना, उसको, ताकि अपने आप को स्थापित करने के लिए। जबकि साहित्य वो नहीं होता है। साहित्य तो वो होता है जो आप बिल्कुल एकदम सबका जिसमें ब्यौरा दे रहे हो। बिल्कुल सही बात। तो इन चीजों पे कभी कुछ लिखा पढ़ा ही नहीं गया है, या थोड़ा बहुत जो है मैंने देखा, वो जो गजेटियर है उसमें काफी अच्छी जानकारी है पुराने समय को जानने के लिए। लेकिन है वो एक चैप्टर है, देहरादून गजेटियर आपने भी पढ़ा होगा, उसमें केवल एक चैप्टर है। फिर टीकाराम शाह ने कोशिश की है, उन्होंने भी वही कॉपी कर रखा है, और दूसरा उसमें जो गीतों का झोलमेल है वो डाल रखा है। तो उसमें आम आदमी की कहीं बात ही नहीं है। सही तो इस तरह की चीजों के लिए तो आपको, जब तक आप आम आदमी की बात नहीं करोगे तब तक आप दूसरी चीजों को नहीं समझ पाओ। सही बात है। तो जब इन चीजों पे कभी काम होगा तभी कुछ हो सकता है, जब पढ़ने लिखने की संस्कृति विकसित होगी। बिल्कुल जी, जब तक आप पढ़ने लिखने की संस्कृति विकसित, आज हमारे बच्चे हैं वो पंजाबी गाने सुनते हैं। सही बात। उसका कारण है क्योंकि वो इस कल्चर में रहे, वही कल्चर रहे, और वहाँ इतने लायक कोई है नहीं है कि कोई उस कल्चर को इतना ज्यादा आगे लाए कि आकर वो उसका आकर्षक बने। बिल्कुल ऐसा नहीं है। फोक में बहुत अट्रैक्शन है। सही बात है। पंजाब का भी तो फोक ही है, बंगाल का भी फोक है ना, नॉर्थ ईस्ट का भी फोक है, आप अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या कि उन्होंने इधर की ट्यून कॉपी कर दी और उसमें मतलब जो मूल था उसका, उसको हटा दिया, सब मिक्स कर दिया, उस पे ध्यान ही नहीं दिया, खिचड़ी बना दी, एक तरीके से खिचड़ी बना दी। तो आपको कोई बढ़िया चीज वहां मिलेगी नहीं, तो मिलेगी जो है उनके पास। आप गए नहीं कभी, आपने कभी क्या नाम उसका, जब कांडोई भरम जाएंगे तो वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं जो गीत गाते हैं उनके पास कोई गया ही नहीं। बिल्कुल है ना। हम तो केवल उनके पास गए जो देहरादून में अपनी टीम लेके आता है और उसने वो गीत बनाया, और वो गीत अब उसने इस हिसाब से बनाया कि
राजा प्रजा दोनों खुश हो जाए, उसे कोई मतलब नहीं कि स्थिति सुधरे वहां या नहीं सुधरे, बिल्कुल क्योंकि ये तो माध्यम थे ना, सही बात है। ये कविता है, साहित्य, ये तो माध्यम होते समाज को बदलने, लेकिन वो ऐसा बनाया कि बस वाहवाही हो जाए और कुछ मिल जाए और अपने किनारे। अच्छा तो सुभाष भाई, इसी में जैसे आप अभी बोल ही रहे थे कि आप लोगों ने और चेतन भाई ने कोशिश भी करी थी इसी, आप लोग इससे भी रिलेटेड रहे हैं, मैंने देखा आपको दून फेस्टिवल होता है ना ऊपर राजपुर में, हाँ हाँ, तो उसमें भी अगर हम थोड़ा बहुत कर सके वहाँ, क्योंकि खाने का स्टॉल भी लगते हैं वहाँ पे, तो अगर वहाँ पे हम लोग एक, क्योंकि आप लोगों को इतनी पकड़ है उन लोगों के साथ, कल्चरल प्रोग्राम की भी स्कोप दे सके, हम एक जौनसारी डे बना दें, अगर कोशिश करें, अगर बाई चांस ये कोरोना ठीक हो जाता है और इस बार हमें मौका मिलता है, तो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे अब काफी पब्लिक आने लग गई है और वो देखने आती है, और अगर हम उस चीज को प्रोजेक्ट कर पाए, खाने को, कल्चर को, सॉन्ग्स को, तो एक एक मेरे हिसाब से स्टार्ट मिल सकता है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि शुरुआती लेवल पे, लेकिन ये मैं ये चाहता था, हम लोग मतलब ये चाहते थे कि ये जो अगर हम इस तरह का फेस्टिवल करें तो हम इसको कहीं जौनसार में करें। जी 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 उसका उसका कारण ये है कि जिस चीज को आप बोल रहे हो कि जी, आज आज जमाना क्या है, आज तो पैसे पे बात आ गई ना, बिल्कुल बिल्कुल आज बिल्कुल, तो इनकम की बात है ना, जी जी तो कम से कम जो वहां आता वो उस इलाके को लेकर के कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कि फलाने गांव से आए, ये लोग कहाँ से आए कि फलाने गांव से आए, जी जी तो उसके जहन में कहीं ना कहीं ये बात बैठती कि मुझे वहां जाना है, जी, ये समझ गया। डिश कहाँ की है, फलानी जगह की है, तो उसे रहता कि मुझे वहां जाना है। ये पहनावा जो आप जिन चीजों पे जी काम कर जी रहे जी, हैं, ड्रेसअप कहाँ का है, आप कहोगे कि उस गांव का दर्जी है, तो जिसको जिसको ये जिज्ञासा हुई वो वहां जाएगा, वहां जाएगा, बिल्कुल। वहां जाएगा, तो इसी से आपका जो टूरिज्म है वो डेवलप होगा। तो मेरे हिसाब से जो आप सोच रहे हैं वो एक बहुत एडवांस का काफी सोचा आपने, जिसको बोलते हैं ना, आपने बहुत ज्यादा माइन्यूट फील्ड उसमें जाके करा है कि भाई उसको गांव वाइज या खत वाइज हम डिवाइड कर सकें उस चीज को। उससे पहले अगर हम ये स्टेप ले लें, ताकि जो जो आम जनता है, क्योंकि देहरादून में जो मैंने जेनेटरी देखी वहां पे, काफी अच्छी जेनेटरी आती है वहां पे दून फेस्टिवल, क्योंकि पापा लोगों के घर बगल में है, तो हम तो हर साल उसको काफी देखते रहते हैं उस फेस्टिवल को। अच्छा 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 अच्छा, वो तो राजपुर में ही रहते हैं। हाँ, राजपुर में जो उसके बगल में जो सोसाइटी है ना, ग्रीन हाँ कलर की सोसाइटी, उसी में रहते हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, तो ये था, अगर ये करा जाए मेरे हिसाब से, एक दिन भी अगर मतलब स्टॉल मिल जाए वहाँ लोकल, हम ऊपर से बुला ले लोगों को, और हाँ, ड्रेसेस वगैरह के लिए भी स्टॉल एक वहाँ पे मिल जाएगा, इतने लोग हाँ, जानते हैं वहाँ पे, हम लोग कुछ हाथ बात करके फ्री में वहाँ करवा सकते हैं उनका, तो एक हाँ, एक प्रोजेक्शन मिल सकता है कि उनको एक एक प्लेटफॉर्म मिल गया, फिर उस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं और कोई एक जगह डिसाइड करते हैं कि भाई जौनसार में हम कहाँ पे करें इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका आइडिया ठीक है। इसमें ये है कि ये तो आप जो फूड स्टॉल हो गया फूड स्टॉल वो हो गया, लगा सकते हैं, लोग है ना। लगा सकते हैं, हाँ। एक हो सकता है कि आपका जो ये वेशभूषा वाला जो है, वेशभूषा वाला, बिल्कुल वहाँ बिल्कुल, का जो क्या कहते हैं वो है फैब्रिक फैब्रिक है, है, या वहाँ का जो क्या कहेंगे आपको जो ड्रेसअप है, जी जी उसका भी लगा सकते जी, हैं। बिल्कुल। और लेकिन उसमें इन्वॉल्व उन लोगों को करना पड़ेगा जो जो लोकल वहाँ है, जो वहाँ लोकल है, वही 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 मैंने कहा, और उनको सपोर्ट हम जो 4-6 लोग हैं जी मिलके जी, हमें हमें करना ही करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात, हमें करना सही पड़ेगा, बात, सही बात क्योंकि है। उनके पास है, और नहीं वैसे ही नहीं कल्चर को लेकर के, नहीं, वैसे ही कल्चर को लेकर के, बिल्कुल बिल्कुल, भी ऐसे ही लोगों को जो जी, क्या कहते हैं, जो बिल्कुल एकदम ग्रास रूट से जुड़े ग्रास हुए, रूट से, उन बिल्कुल सही लोगों बात, को बुलाया उनको वहां पे करके, बुला के और उनसे उनसे परफॉर्म करवा सकता है। ये आपका परफॉर्म भी करवा सकते आइडिया हैं, है ना। ये ये बहुत स्टार्ट अच्छा के लिए, ये स्टार्ट के लिए, और वहीं पे जो उस दिन हो वहीं पे एक लॉन्च करो कि ये एक लॉन्चिंग पैड है, अब आप उस दिन आइए वहां पे उस फलानी जगह पे जौनसार में, जहां पे पूरा सब लोग इकट्ठा होके ये इस कल्चर को एक बड़े स्केल पे दिखाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये मेरे साथ, उसके लिए वो हमें दे सकते हैं, उसके लिए अब उनसे बात की जा सकती है, जी दून लिटरेचर फेस्टिवल जी वाले जो जी है जी, उनसे बात की जा सकती है, और उनसे जो अगर 2 दिन या 3 दिन का है तो 2-3 दिन परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस करी जा सकती, करवाई जा सकती करवाई है, जा और सकती है। 2-3 दिन तक वहां पर, हालांकि एक्चुअल में क्या है कि वहां पब्लिक जो आती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। नहीं मतलब अब वैसे मैं अगर साल दर साल देखूं तो भीड़ बढ़ रही है, साल दर साल में भीड़ बढ़ रही है, और लोग आ रहे हैं अच्छा और वहां से खरीदारी भी अच्छा करने आ रहे हैं, उनको लगता है कि अच्छा, वहां पे कुछ यूनिक चीजें मिल रही, मतलब मैं हाँ लास्ट हाँ 2-3 साल का अगर आपको बताता हूँ तो है, उम्मीद है वहां पे, मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है, कोशिश करी जा नहीं सकती ठीक है। है, नहीं ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि अगर मेन चीज ये है कि इसको हम प्रॉफिटेबल तो अभी नहीं बना बिल्कुल, सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये तो सिर्फ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए भाई, उनको एक हम एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज करी जा सकती है आगे, और फिर वहीं पे, प्रेजेंटेशन हो सकता और वहीं पे आप लोग उनको ये दिखाओगे जो लोकल पब्लिक आती है कि भाई अगर आपको इसको एक ग्रैंड स्केल पे देखना है, यहाँ तो एक बहुत छोटा स्केल है, ग्रैंड स्केल पे देखना है, तो हम 3 महीने बाद या 2 महीने बाद ये करवाने वाले हैं, जहाँ पे भी वहां पे ग्रैंड स्केल पे होगा, आप वहां पे आ सकते हैं ये चीज को देखने, तो ये चीज करी जा, मुझे मुझे ऐसा लगता है
थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, इवन यहाँ तक है कि हमारा जो बाजा है, जो हमारे यहाँ वाद्य यंत्र है, बिल्कुल, हाँ, वो भी यूनिक अपने आप में, उनका भी अपने आप में बड़ा महत्व है। हालांकि हिमालय में मिलते जुलते हैं वाद्य यंत्र सारे, लेकिन जो जैसे ये कांडोई भरम वाले हैं, उनके पास तकरीबन 13-14 पूरे वाद्य यंत्र है जो है, तो वो अपने आप में उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही बात, वो प्रेजेंटेशन के लिए कि उनको बुलाया जाए और उनको खुले में परफॉर्मेंस करवाई जाए, तो वो और चीजें भी जोड़ी जा सकती है, चीजें जो है मेरे हिसाब से जब शुरुआत होगी तो हमें खुद भी रास्ते मिलते रहेंगे, ये प्लेटफॉर्म हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सुझाव है, और आप उनसे बात करिएगा, और मैं इनसे चेतन और प्रशांत और इंदर सिंह से मैं बात करता हूँ, और ये लोग बहुत मेहनती लोग हैं और ये भी चाहते हैं कि कुछ इस तरह का किया जाए, तो ये लोग जरूर करेंगे इस चीज को। और यहाँ आप अगर देहरादून में संभाल लेंगे तो बिल्कुल ये मैं देख लूंगा सर। ये है कि जितने लोग आएंगे उन लोगों का रहन सहन, वो देख लेंगे, वो चीजें भी हमें अरेंज करनी, कोई दिक्कत ये नहीं चाहता हूँ कि वो अपने से वो कर पाएंगे, नहीं वो अपने से नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, और दूसरा ये कि इंट्रोडक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, वहाँ जितने लोग आएंगे उतने लोग आएंगे, लेकिन हम उसको डॉक्यूमेंट करके रखेंगे, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, सोशल मीडिया पे उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, उसको आगे बढ़ा। अच्छा, हाँ सुभाष भाई, इसी को आगे ले जाते हैं। दो चीज और मैं आपके वो चाहूंगा व्यू पॉइंट। एक हो गया हमारे जो फेस्टिवल्स और जो मेले वगैरह होते हैं, एक इन पे, और एक सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जौनसार बावर कितना महत्व रखता है, और वहां पे कितनी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम क्योंकि कई लोग होते हैं, टूरिस्ट को भी हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक टूरिस्ट होता है जो ऐतिहासिक दृष्टि से जाना चाहता है कि भाई इस क्षेत्र का ऐतिहासिक मूल्य क्या है, तो अगर क्या आपकी नजर में कितना मूल्य रखता है जौनसार बावर ऐतिहासिक परिदृष्टि से? देखो, इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपने पूर्वाग्रह छोड़ने होंगे जी। इसके लिए अगर हम अपने पूर्वाग्रह, अगर लाखा मंडल पांडवों का कहते रहेंगे तो इससे बड़ी जाहिलता कोई नहीं जी। क्योंकि वो प्रूव हो चुका है कि वहां से पांडवों का कोई लेना देना नहीं जी भाई। वो छठी सातवीं शताब्दी में वो बना है ना, वहां बल्कि वो एक लेख भी पड़ा हुआ है वहां पर, है ना, कि जो महारानी ईश्वरा थी उसने बनाया है, या शायद यही नाम है, मैं शायद अगर मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, उसने बनाया है। और उसका जो वो एक कारखाना था, वो एक कारखाना था कि कोई किसी जो धार्मिक जो राजा था, शायद उसकी याद में उसने बनवाया था, उसकी पत्नी ने, उसका एक वो भी इसी वजह से वहां बहुत सारी मूर्तियां मिली हुई है। और दूसरी चीज, फिर आपको उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा। आप जब एटकिंसन को पढ़ते हो, जो 1800 कुछ में, जब उसी के टाइम वहां खोज हुई है जी, उसी के टाइम वहां खोज हुई है जी, तो वहां पर बुद्ध जो बौद्ध जो वो क्या कहते हैं जो मठ थे, उसका भी वो जिक्र करता है कि 2 बौद्ध मठ भी थे वहां पर। बिल्कुल, वो कालसी का भी जिक्र करता है कि यहाँ पर भी कोई इस तरह का वो था, क्या जो ये बुद्धिस्टों के जो कहते कुछ बोलते हैं, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, इस तरह का था कोई। और फिर आप हनोल जाते हो तो आप पूरी कोशिश करते हो कि इसको महाशिव से जोड़ा जाए। बिल्कुल, जबकि वो तो भाई वो तो आपका विलेज डेटी है, वो तो क्षेत्र देवता है ना जी। तो उसको आप क्यों कहीं से क्यों जोड़ रहे हो जी? बिल्कुल, आप अच्छा उसके कल्चर को लेकर के देखिए, आप वो जो गीत गाए जाते हैं, उसके कल्चर को लेकर जो गीत गाए जाते हैं, वो अपने आप में समझ के लिए बहुत है जी। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जी वहां पर एक किरमिरदानो था, बिल्कुल, जो गीत है वहां का किरमिरदानो था, वो मानव बलि खाता था। अब आप चौथी पांचवी पीढ़ी के इतिहास को भी साथ में आपको पैरेलल चलाना पड़ेगा। बिल्कुल, कि हिंदू धर्म इतना ज्यादा क्या कहते हैं भ्रष्ट हो गया था, जब ये शुंग वंश का जब चला, उसके बाद इतना ज्यादा वो हो गया था, बुद्धिज्म बहुत नीचे दब गया था,
तो उसी टाइम कश्मीर से बुद्धिज्म फिर से एक बार निकल के आया ऊपर। जी जी। और बड़े इत्तेफाक की बात है कि वो जो हमारे यहाँ जो महासू के बारे में बता कि जो ऊना बाढ़ था वो कुल्लू कश्मीर गया। ठीक। और कुल्लू कश्मीर क्या होगा, पहले पैदल चलने में जब हम इतना को पैदल चलना कोई ज्यादा नहीं था, इतना पैदल करना कोई क्या है, कश्मीर तो ये रहा, ये कुल्लू तो ये रहा बगल में। भाई नैन सिंह रावत जब लहासा के 2 चक्कर लगा सकता है, बाया लद्दाख होते हुए, बाया काठमांडू होते हुए और अरुणाचल होते हुए नीचे आता है, तो वो वहां जाना क्या मुश्किल है? सही बात है, कश्मीर जाना मुश्किल थोड़े नहीं। तो जो आदमी गया होगा वो पीड़ित होके गया होगा। भाई जिसको आप राक्षस बता रहे हो वो जरूर वहां पर कोई ताकतवर रहा होगा। वो तो रहते तो वो भी भाई इंसान ही है, वो भी क्योंकि उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो राक्षस बन जाए। आपके यहाँ जो सामूशाही का किस्सा है, आपको इतिहास को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल। वहां से फिर कश्मीर से वो आते हैं महासू भाई। अब उसको अगर आपने उसको जादुई और चमत्कारी रूप देने के लिए आपने ये कहा कि जी वो कश्मल के झाल पे बैठा और सीधा वहां पहुंच गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल। वहां से जो वो लोग आए तो उन्होंने इन सबको खत्म किया। हनोल में इस चीज को मानते कि विष्णु का मंदिर था उससे पहले, आपको भी जानकारी है इस बारे में, विष्णु का मंदिर था उससे पहले। तो जो उसका जो वहां पर जो वो था पुरोहित था, उसको उन्होंने मार के भगाया वहां से। अच्छा जी। और वहां पर जिस व्यवस्था को आज भी जौनसार, बावर, सिरमौर, किरण फॉलो करता है, सेनाचारी जिसको बोलते हैं, वो व्यवस्था स्थापित की। अच्छा जी, ठीक ठीक। वो क्या तारीख रही होगी, क्योंकि जब लिखित में इतिहास नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था जब हम देखते हैं महासू से जुड़ी हुई है, ये पक्की बात है। और ये व्यवस्था यही नहीं है, सिरमौर में, उधर चेता और आपके मंडी, हिमाचल का जो कुल्लू कश्मीर वाला, कुछ कुल्लू मनाली वाला हिस्सा है, वहाँ सब जगह यही व्यवस्था है, यही मंदिर है, यही मंदिर का वो है, तरीका है। आप मनाली जाइए, हिडिंबा का मंदिर देखिए, आपको बिल्कुल ऐसे आपको ये लगेगा यार ये तो ऐसे मंदिर तो हमारे यहाँ होते हैं, बिल्कुल काठखूणी शैली जो है उसमें मंदिर बना है ना। तो आपको पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। वो आए यहाँ पर आए, आपने फिर उन्होंने वहां पर जो है वो जो मंदिर में एक व्यवस्था स्थापित की, और उसके बाद का उनका कोई जिक्र नहीं मिलता है। आपको महासू के बच्चों का कोई जिक्र नहीं मिलता है। अच्छा। या मिलता है कहीं? नहीं मिलता है ना। महासू के पेरेंट्स का केवल माँ का जिक्र मिलता है कि देवलाड़ी थी। लेकिन जो हमारे जो जौनसार के लोग हैं उनसे किसी से पूछना कि महासू के पिताजी का नाम जानते हो? कोई नहीं जानता है। अच्छा। है नाम। ये एक जो क्या कहते हैं, जो देवाल होते हैं, जो वो एक जब जो जागर ये होता है, क्या बोलते हैं, जागरा होता है, उस दिन वो गीत गाते हैं, उसमें उनका जिक्र करते हैं, वैसे नहीं बोलेंगे वो आपको। अच्छा, क्या नाम था सर? मैं नहीं बताऊंगा, ये उनका, ये उन्होंने जिसने मुझे बताया है, और कभी जब ऐसा प्लेटफॉर्म होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है। तो उसका जिक्र करते हैं, उसका जिक्र करते हैं, और वो बताते हैं कि उनके दादा का नाम विमल था। अच्छा। हाँ, उस जो वो है, मैं पिता का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है मैं वो कुछ, क्योंकि मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊँ, लेकिन वो बताते हैं कि वो विमल का पोते थे, वो विमल के पोते थे। अच्छा। जो वो गाते हैं, जी जी जी, है ना, उसमें वो उनकी महिलाएं डांस करती है, जो क्या कहते हैं डाकी और दीवाल होते हैं, उनकी महिलाएं डांस करती है, और वो महासू से रिलेटेड गाते हैं, और गाते किस में है? ब्रिज भाषा। अच्छा, ये इस पे मैं बाद में आऊंगा। तो जब हम उस चीज को देखते हैं तो महासू वो लोग आए, उन्होंने यहाँ व्यवस्था स्थापित की और वो चले गए, क्योंकि उसके बाद का उनका कोई जिक्र नहीं मिलता। उसके बाद एक व्यवस्था अपनी आत्मसात कर ली लोगों ने, और उस व्यवस्था में आगे चलते गए। उसमें क्या था कि उसमें भी एक जो ग्राम गणराज्य की एक केवल एक चीज को छोड़ करके कि सियाणा का पद खानदानी होता था, लेकिन उसमें भी कंडीशन थी, उसमें बाद में बात करेंगे। तो जो सियाणे का पद
प्लस गांव वाले, उनका आपस में सियाने का दायित्व था महासू को जवाब देना, गांव वालों का दायित्व था सियाने को जवाब देना। वो एक बंधे हुए थे एक दूसरे से, और एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें आपका जो उत्पादन होता था वो आपने देना। आप पशु पालते हैं, आप बकरा देते थे, बिल्कुल। आप अनाज होता था, आप जैसे अपने क्या कहते शिल्पकारों को देते थे वैसे ही आप देवता को भी देते थे। जी। घी होता था वो भी आप देते थे। तो एक ऐसी व्यवस्था थी कि जिसमें बंधा हुआ था, और इसमें केवल क्या था, इस व्यवस्था की ताकत क्या थी, आत्मचिंतन, कि आप किसी के साथ गलत नहीं करना, गलत करूंगा तो देखेगा कोई नहीं। सियाना भी नियम धर्म में बंधा होता था, नियम और धर्म में बंधा होता था। धर्म आपको शायद, ये जो धर्म की हम बात करते हैं कि ये हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, लेकिन जो हमारी भाषा में धर्म है उसका मतलब अलग होता है। एक नहीं 7 धर्म। कभी जब देवता पूछवाते हैं तो जब वो अपनी बात कहेगा तो वो कहेगा कि एक नहीं 7 धर्म। 7 धर्म का मतलब कमिटमेंट, धर्म का मतलब कमिटमेंट। हमारे यहाँ धर्म का मतलब कमिटमेंट होता है। तो वो वही जो महासू का जो कल्चर जहां से चलता है वहीं से शुरू होता है। अब देखिए आप का कोई त्योहार होता है, आप कोई काम करते हैं, उसमें आपका जो आराध्य है वो महासू या उनके जो क्या कहते हैं डिप्टी है, जैसे शेरकुड़िया है, जैसे क्या कहते हैं आपका कोयलू है, ऐसे बहुत से कुछ देवता है। और तो आप देखते हो, आप उसमें देखते हो कि आप आपकी हर चीज से जुड़े हुए, आपकी बैसाख की ढाल, आपकी भादों की ढाल, आपका जागरा, ये सारे, आपकी दिवाली, आपका माघ, इवन जब आप बकरा काटते हैं तो उस पे पानी डालते हैं तो किसके नाम का डालते हैं, महासू के नाम का। तो आप इतने गहरे से जुड़े हुए हैं, और आपका ये है कि कहीं ना कहीं, और आप देखना कि जीवन में ना आपको जो अपराध बोध होता है जी, वही इस प्रक्रिया को आगे चलाने में कामयाब रहा। आपने गलती की, आप मानसिक रूप से आपने औरों को तो पता चला नहीं आपने चोरी की, लेकिन आपके अंदर मन में अपराध बोध हो गया और आपने कबूल कर दिया। तो ये ताकत एक मान ऐसी मनोस्थिति का जो ये पूरा था, जो व्यवस्था थी, वो महासू बंधु बना के वो वापस चले गए। कहाँ गए उसका कोई ऐतिहासिक उल्लेख ना तो हमारे पास है, और ना हमारे पास तो क्या ही होगा, लेकिन किसी किताब में भी ऐसा अभी तक नहीं जानकारी मिली। तो फिर वो व्यवस्था जब वो लेकिन फिर बाद में जो रिजीम है वो चेंज होते रहे। जब भी कोई ताकतवर आदमी आया उसने अपने हिसाब से बनाए, उसने उसमें फेरबदल किए, और क्योंकि पुरोहित और जो वजीर है उनके भी हित जुड़े हुए रहते थे तो वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेते। भाई जैसे आज की डेट में डिजिटल पेमेंट का जमाना है, चलो यार ठीक है भाई, पैसे वैसे कौन है भाई, ये डिजिटल पेमेंट कर, है ना भाई, अब लाइट आ गई, लाइट लगा दो यहाँ पर। अब तो मंदिर के अंदर भी लाइट लगी, पहले तो नहीं होती थी लाइट। तो वो चीजें बदलती रही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुरीतियां भी आई जी, इसके साथ साथ इसमें लोगों को तंग भी किया जाने लगा, इसके साथ साथ इसमें जो गांव में मुखिया है और क्या कहते माली है और जो चकड़ैत लोग हैं वो इसके सारे लोगों को ब्लैकमेल भी करने लगे, प्रताड़ित भी करने लगे। लेकिन फिर भी ये व्यवस्था चली आई और अंग्रेजों ने भी इसी को आत्मसात किया। मेजर ये जब यहाँ से ऊपर गया तो उसने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें कहा कि भैया वहां जो है वो सबसे बेस्ट है कि आप महासू के वजीर से डील करो और सारी चीजें ठीक हो जाएगी, क्योंकि पूरा इलाका उसके पीछे, कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंग्रेज पढ़ते लिखते थे, वो मनोस्थिति समझते थे सामने वाले की कि इनकी मनोस्थिति क्या है। तो बिना खून खराबे के अंग्रेजों को हमने आत्मसात कर, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कुछ नहीं, कहीं कोई, और हमारे सियाणों ने बहुत अच्छे से इसको बल्कि बात तक वो नहीं चाहते थे। मैंने शायद मैं आपको बताता हूँ कि जब केसरी चंद जी पढ़े लिखे,
जी। वो आए तो उनको जो देश जो क्या कहते हैं उस टाइम जो एक वो आजादी का वो चला आजादी जो था। चल रहा था वो उसमें घुल मिल गए और वो उसमें शामिल हो गए। उन्हें भी लगा क्योंकि बहुत सारी, क्योंकि जब आदमी पढ़ता लिखता है तो उसके दिमाग में आती है कि यार मनुष्य मनुष्य के बराबर है। ये वही उसी पश्चिम से आई हुई जो क्या कहते हैं विचार था, उस विचार ने केसरी चंद को इन्वॉल्व किया, उसमें इन्वॉल्व हुए वो आईएनए में। फिर उसके बाद उनको पकड़ा गया, तो पकड़ा गया, फिर वो यहाँ पर उनको फांसी वासी की सजा हुई। तो जो उनके पिताजी थे जो शिवदत्त थे वो यहाँ पर आए, उनसे मिले। तो उसी दौरान क्या था कि अंग्रेजों की सेकेंड वर्ल्ड वार में हालत खराब थी, बिल्कुल। क्योंकि वहां पर जो इंग्लैंड की जो अपनी जो सत्ता थी वो हिल चुकी थी, बिल्कुल है ना। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई किसी किस्म का कोई डंडक वंडक हो। तो उन्होंने यहाँ पर जो था उन्होंने कहा कि भाई वो शायद मेरे ख्याल से 3 लोगों को एक साथ फांसी हुई, उसमें 2 पंजाब से थे, एक हमारे यहाँ से थे। तो उन्होंने कहा इलाकों में जाओ भाई, पता करो कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ बवाल हो जाए, पता चले हमारा रेवेन्यू जो है वो खत्म हो जाएगा। तो वो सन 45 में फांसी हुई थी उनको। सन 45 में विशु के दौरान अंग्रेज अफसर यहाँ से गए, उन्होंने सारे सियाणों वगैरह को वहां बुलाया। तब तक यहाँ पर उसको फांसी की सजा सुना, केसरी चंद जी को फांसी की सजा सुना रखी थी। तो जब वो वहां गए तो वहां उन्होंने आपका जो शिवदत्त जी है वो भी गए वहां पर। उन्होंने कहा यार कि हम आप लोगों की इतनी वक्त है तो ये आप जाओ उनको बताओ कि ये उनको सजा माफ कर दे, पिता का दिल है। केसरी चंद ने तो मना कर दिया था, उन्होंने कहा कि भैया कुछ मत, कोई दिक्कत नहीं, कोई माफी नहीं मांगनी, है ना। जब जहां इतने लोग शहीद हो रहे हैं तो मेरी क्या वक्त, मैं भी समझूंगा कि मैंने बड़ा काम। लेकिन पिता का दिल है। तो वो गए वहां पर, वो गए वहां पर। तो सियाणों ने बोला कि तो तेरा लड़का तो देशद्रोही है भाई, साहब बहादुर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो बगावत करता है, ऐसे लोगों की कोई माफी मांगेगा? बिल्कुल। अब मजे की बात देखिए, आज मेला लगता है चौली था केसरी नाम का। तो हम बदलाव के लिए तैयार नहीं रहते। हम समझते हैं कि कंफर्टेबल है, अब इस स्थिति को नहीं छोड़ना, जबकि दुनिया तो चलायमान है ना, परिवर्तन तो संसार का नियम। हम इन चीजों को नहीं समझ पाते। तो हमारे सियाणे लोग इतने ज्यादा आसक्त हो रखे थे अंग्रेजों, क्योंकि वहां जो उनका कमीशन सिस्टम बड़ा बढ़िया था। और दूसरी चीज ये कि महासुदेवता का तो आपको डर भी था, वहां तो आपको ये लगता था कि अंदर की बात पता चल जाती है। अंग्रेजों को तो आप जो बताते थे वही मानते थे वो। इस तरह से उन्होंने कई लोगों को खत्म करवाया सियाणों ने, जो लगा कि इस तरह से कोई आदमी अपना कोई इस तरह की बात करता है या इस तरह की इस व्यवस्था पे कोई प्रश्न चिन्ह करता है तो उसको खत्म करवा दी। ऐसे बहुत सारे किस्से मैंने लिखे भी हैं इस तरह के किस्से। तो वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, चाहे वो अफीम को लेकर के था, जौनसार में तो नहीं लेकिन देवगार बावर में अफीम होती थी। अफीम को लेकर के भी वही वो था, उनको लगता था कि यार अंग्रेज रहे तो ठीक है, हमारी अफीम बिकते थी। तो हम उस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाए। तो महासू की जो व्यवस्था है वो चलती रही। फिर बाद में देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो फिर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आया जिसमें संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन हम लोग उस व्यवस्था को कभी नहीं समझ पाए, हमने उसका कभी सम्मान नहीं किया। हम अपने जातिवाद को भी ढोते रहे, है ना। हमने केवल जो हिंदू धर्म की जो कुरीतियां थी वो और ऊपर से आत्मसात कर ली, जो कुरीतियां थी, जो आडंबर था वो आत्मसात कर लिया और ऊपर से। बिल्कुल। और स्थिति बद से बदतर हो गई। आज की डेट में हमारा कल्चर इतना बचा हुआ है कि अगर उस पे 10 साल में किसी ने कुछ काम नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा। गांव में अब डीजे पहुंचे, लोग गाने गाते नहीं है अपने आप। बिल्कुल। आप पार्टिसिपेशन ही नहीं है, आप नाच नूच के आ गए जो पहले की तरह, क्योंकि वहां जो लोग हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो फ्रस्ट्रेट है, वो कुंठित है, क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं है। चाहते तो ये है ना कि हम भी इस लेवल पे जाएं, लेकिन नहीं हो पाता है, तो वो कुंठित होते हैं, वो उस चीज को सोचते हैं बेकार है ये, तो कहाँ तक ढोए हम इसको। तो ये एक बड़ा कारण।
ये जो हम जिस इतिहास को लेकर के हम चाहते हैं, तो उसकी भी फिर ईमानदार पड़ताल होनी चाहिए। सही बात है। हमें ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई नथुराम नेगी ने, आप कहते हैं कि आप कितना झूठ बोलते हैं कि मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी उसने, कहा मुगलों के साथ तो नाहन की लड़ाई नहीं हुई आज तक। आपको इतिहास के ऐतिहासिक तथ्य देखने पड़ेंगे ना। रुएलों के साथ लड़े हैं, रुएलों के साथ भी जो उन्होंने वहां किताब लिखी है उसमें कहीं नंदराम का नाम नहीं है। तो इसका मतलब ये था कि तब तक वो जो चारण पद्धति है हमारे लोगों ने भी सीख ली थी कि गाना गवा दो यार। और उसके पीछे किसका दिमाग था? उसका जो पोता था सबला गोलदार, उसने वो गाना गवाया। अच्छा। कि ताकि सत्ता स्थापित हो कि भाई इतना ताकतवर आदमी था कि मुगलों के सिर काट के ले आया, क्योंकि उसको पता था कि क्यों, कौन जानता है मुगलों को। लेकिन जब आप ऐतिहासिक तथ्यों में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मुगलों से तो कोई लड़ी नहीं, वो रुवेलों से लड़े। और रुवेलों की लड़ाई में भी सिरमौर के जो इतिहासकार है उन्होंने कोई नाम नहीं लिख रखा है। टीकाराम शाह ने भी अपनी किताब में गीत का रेफरेंस दे रखा है, लेकिन ऐतिहासिक रेफरेंस नहीं दे रखा वहां का, कि वहां से भी कुछ लेके आते कि हाँ भाई ये लिखा हुआ है। मुझे तो ऐसा हो सकता है कि कहीं हो इस तरह का, मुझे लेकिन साथ नाहन रियासत की कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि उनके नाम का तो खुतबा पढ़ते थे। मुगलों के तो अपने आप चुपचाप अधीन हो गए थे। उनका जो राजा है उसकी जो पगड़ी है वो मियाँ से जाती थी दिल्ली दरबार से। वो जो कोट पहनता था वो उसी को आप देखना पुराने फोटो इनके। तो इस तरह की भ्रामक जानकारी होगी, ऐसे भ्रामक नायकों की वजह ऐसे लोगों पे फोकस किया जाए जिन्होंने वाकई में काम किया है, बिल्कुल, जिन्होंने कुरीतियों के खिलाफ काम किया है। बहुत सारे गीत है, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने बहुत प्रतिरोध किया है चीजों को लेकर के। उन पे बात की जाए तो वो ऐतिहासिक तथ्य बनेंगे, तब जाके कोई बात बनेगी। नहीं तो अगर झूठी वूठी चीजें हैं कि आप महिमा मंडन कर दो किसी का, या कुछ भी नेता है, जो जितने भी हमारे नेता हुए उनका क्या योगदान रहा है। बिल्कुल। सन 48 में जब पंजाब के साथ जब भारत आजाद हुआ तो जो इसका जौनसारवा का जो हिस्सा था वो छाजपुर का एक बहुत बड़ा जंगल का हिस्सा था जो अरबों रुपए की संपत्ति थी जी। लेकिन वहां के नेताओं ने बात समझ ली, उन्होंने उस इलाके पे अपना दावा ठोक दिया। लेकिन हमारे जो नेता थे उनको उनके कानों में जूं नहीं लगी। सारा हिस्सा वो एक बहुत बड़ा इलाका जो समझ की बात होती है ना, जो आजीवन रेवेन्यू बनता है सरकार के लिए बनता है। उससे जो क्या कहते हैं लकड़ी जो काठ निकलता है, उससे जो संसाधन निकलते हैं वो सरकार के लिए होते। लेकिन नहीं, किसी ने कोई बात नहीं किया, पड़े रहे, अपने खाया पिया। अपना आइडिया गुलाब सिंह जी 50 साल तक एक छत्र प्रतिनिधित्व किया, लेकिन वो अपने जीवन काल में, अपने राजनीतिक जीवन काल में डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा पाए। सही बात। जब उनके समकक्ष नेता यशवंत परमार, हेमंती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी ने पंतनगर विश्वविद्यालय खुदवाया, हेमंती नंदन बहुगुणा ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी खुलवाई, परमार ने सोलन में क्या कहते हैं नाउनी में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुलवाई। लेकिन गुलाब सिंह जी तो एक कॉलेज नहीं खुलवा पाए। तो आप लगा सकते हो कि कितना काम किया होगा। बिल्कुल। तो ये हमारी जो राजनीतिक उदासीनता की वजह से है, उसकी वजह से भी काम नहीं हुआ है। और फिर ऐसे में आप ऐतिहासिक तथ्यों के लिए आप क्या है कि आप ठीक है, आप गीत बात को भी आप मानते हो, वो ऐतिहासिक तथ्य हो सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक उसकी दो और तरह से पड़ताल ना हो। उसको आपको उसके जो तथ्य है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई होने चाहिए। बिल्कुल। कि भाई मान लिया यहाँ गाना है तो दूसरी जगह भी कोई इस तरह का गीत है जो उसके तथ्य मैच कर रहे हो। ऐसे कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं हो सकता कि एक गीत लगाया आपने और उसी पे आपने कहा कि ये जी इतिहास मान लो अब इस बार। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो आज जो लोग जिस इतिहास को गाली देते हैं कि ये तो कम्युनिस्टों का लिखा हुआ है, उस इतिहास को, वो इतिहास को ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में उन्होंने लिखा, उन्होंने उसको उन्होंने यूरोप और बाकी एशिया के इतिहास के साथ मैच किया, फिर लिखा कि अगर इब्ने बतूता आया था तो यहाँ तो हमें पता आया था, लेकिन क्या वहां भी है पता इजिप्ट में भी कि वो था या नहीं था? तो इब्ने बतूता तब हुआ जब 2 जगह कंफर्म हुआ या 3 जगह कंफर्म, नहीं तो अदरवाइज ऐसे तो इब्ने बतूता हमें क्या मतलब है उससे? ऐसा नहीं हो सकता, हम तो नहीं मान।
तो इस तरह के जो फैक्ट है उस इतिहास को हम मानते ही नहीं है। उस इतिहास को हम कहते हैं ये तो वंशियों ने लिखा हुआ है, ये तो सुविधा के हिसाब से लिखा हुआ है ना। तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये इतिहास को लेकर के बहुत ईमानदार पड़ताल करने की जरूरत है। आपको देखनी पड़ेगी चीजें, आपको महासू की मूर्तियां देखनी पड़ेगी कि ये कौन सी शैली की बनी हुई है, आपको महासू का मंदिर देखना पड़ेगा, फिर उसको और इतिहास के साथ जोड़ना पड़ेगा कि ये कहीं और जगह भी ऐसी इस तरह की शैली थी, बिल्कुल। क्या मूर्तियों की ये शैली और जगह भी थी, क्या कल्चर को लेकर के, क्या जो हमारा जो कल्चर है ये कहीं और जगह भी था, तब आप उसको ऐतिहासिक तथ्य बना सकते हैं। ये नहीं है कि मैं बता रहा हूं आपको, मेरे गांव में जो पांडव आए हैं वो मेरी 7 पीढ़ी पहले आए हैं, उसका मेरे पास प्रूफ है। वो आज भी उसके जो खजांची वो हम है, मेरा परिवार उसका खजांची है जो पांडव आए हैं, और वो लाखामंडल से लाए गए हैं, क्योंकि लाखामंडल में उस टाइम ये बताया गया। उसके पीछे भी एक कहानी, वो कभी जब फिर बात करेंगे तो उसमें तो वो वहां से ला रखे हैं, फिर उनको स्थापित कर रखे। तो भाई पांडव कैसे आ गए पहले वहां पर? सही बात है। हमारे कल्चर में मैं इस बात को मैं बता सकता हूँ आपको कि आप लाखामंडल को लेके कहते पांडव ने बनाया, लाखा करे भाई, आप कोई तथ्य बताइए ना कि ये पांडव ने बनाया हुआ। वहां का जो अब अगर तो 5वीं 6वीं शताब्दी में पांडव थे तब या तो मान जाओ भाई, उनका ऐतिहासिक तथ्य ले आओ कि ये 5वीं 6वीं थे तो हम भीमसेन ने हनोल को लेकर के भी ऐसे ही कहते हैं कि ये तो जो पत्थर है ऊपर वो भीमसेन ने रखा हुआ है, क्योंकि आपने सुना हुआ था कि भीमसेन बहुत ताकतवर है, तो आपको लगा कि दूसरे तो हो ही नहीं सकते, उसी ने रखा हुआ और आपने उसी चीज को आत्मसात कर जी। जो जौनसार बावर में जो गीत गाए जाते हैं दिवाली वगैरह में, जो मतलब ट्रेडिशनल जो एक है जिनको गाना बहुत जरूरी है ना, उन गीतों की जब आप पड़ताल करेंगे, उनको आप बैठ के जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ ये मॉडिफाइड है, कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल है, ये कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल है बाकी चीजों की बनिस्बत। तो उन चीजों का अध्ययन करने के बाद उन चीजों को किसी दूसरे जो रिसोर्स है उनसे मैच करने के बाद तब जाके वो ऐतिहासिक परिदृश्य बन सकता है। ऐसे नहीं कि क्या कहते किसी ने लिख दिया कि जी ये तो पांडव ने बनाया लाखामंडल तो, और हनोल का मंदिर भी पांडव ने बनाया है, और जब उसकी आपने पड़ताल की नहीं कि ये भाई शैली कौन सी है। भाई इस तरह के मंदिर तो बहुत है, आप बागेश्वर में भी है वही जो काठमुआ बना, वहां भी क्या पांडव गए थे हैं? आप जोड़ने को आप कहीं भी जोड़ के ले जाओ, लेकिन वो एक शैली थी जो एक समय में पूरे हिमालय में विकसित थी, सही बात है ना। और वो लोग थे, वो कुशल जैसे वो क्या कहते वो लोग थे जो उस तरह की चीजों को प्रोत्साहित कर रहे थे, और उनका बाकायदा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अब आपने नहीं मानना है तो क्या कर सकते, आपने जब उस चीज को देखना ही नहीं तो क्या कर सकते। तो इस चीज को लेकर के, ऐतिहासिक परिदृश्य को लेकर के जौनसार बावर में बहुत कम चीजें हैं जिनको हम रेफरेंस कर सकते हैं। बाकी तो आपको समझना पड़ेगा, जब आप वहां जाएंगे, जब काम करेंगे, तब आपको कुछ पता और चलेगा। मैं ये समझता हूं मेरे हिसाब से। और सर जो त्योहार वगैरह और मेले जो होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस और इनकी यूनिकनेस का कुछ बता सकते हैं, जो हमारे त्योहार वगैरह होते हैं। देखो जितने भी जौनसार बावर के जो त्योहार है वो पूरी तरह से, सुभाष सर ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जब ये हमारी बूढ़ी दिवाली वगैरह होती है, इनकी जो फोटोज जब वीडियोज वगैरह शेयर करते हैं तो लोगों में बड़ी उत्सुकता होती है, यार ये क्या चीज है, ये मतलब अलग ही है, और ये दिवाली भी 1 महीने बाद मनाई जा रही है तुम्हारी, ये सब। तो ये अगर उत्सुकता अगर इतनी है तो क्या हमारे त्योहारों में इतना दम है कि हम लोगों को खींच सकते हैं, भाई तुम इस त्योहार के लिए आओ हमारे यहाँ? बिल्कुल 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 खींच सकते हैं। उसका कारण है हमारे लोगों ने कभी भी त्योहार का महत्व लोकली दिया, ग्लोबली नहीं दिया। राम जब मर्जी अयोध्या होंगे, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको अपने कंफर्ट से मतलब था कि हम कब कंफर्टेबल है, वो इस चीज को जानते भी नहीं थे। आप कभी वहां का जो क्या कहते हैं जो एक सीतारण लगाया जाता है, आप उस गीत को सुनना, कभी वो रामायण से रिलेटेड है वो गीत, आप सुनना उस गीत को और आपको पता चलेगा कि क्या है। उनको उस चीज से कोई मतलब नहीं था, उनके लिए आराध्य केवल महासू देवता था। वो उनके नाम से क्या कहते हैं आपका कोई भी जो त्योहार है उनको समर्पित रहता था, जिसकी इतना अच्छा देखो फ्लेक्सिबिलिटी देखिए आप, इतनी थी
कि जी जो हाइट के लोग हैं उनके यहाँ फसलें देर से आती, कि ठीक है भाई तुम दिवाली बाद में मनाओ। बिल्कुल। जिनके यहाँ फसलें पहले आती थी वो पहले पहले। ऐसे ही त्योहार दूसरे सारे त्योहार कृषि और पशु से जुड़े हुए हैं। जी। एक शिवरात्रि को छोड़ के, शिवरात्रि और दिवाली 2 त्योहार ऐसे हैं जो बाकी जगहों से मैच करते हैं। बाकी जो त्योहार है वो त्योहार लोकली है। विशु, आपकी फसल आ जाती है उसके बाद आप विशु मनाते, और वो विशु ऐसा है कि 15 अप्रैल को तो मनाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हिमाचल में जो है वो बहुत बाद में मई तक विशु होती है, जून तक विशु होती है, जैसे जैसे जिसकी फसलें। ये फेस था, ये लिबर्टी थी कि हाँ भैया आप अपने हिसाब से मना सकते हैं। और दूसरा ये कि भाई आज मेरे यहाँ है तो कल तुम्हारे यहाँ। उसके बाद आप आगे आते हैं, आप फिर ये क्या कहते हैं आपका जो जागरा होता है, जागरा आपके यहाँ भी होता होगा। जी होता है। वो भी ऐसे ही है, वो भी जब आपकी फसल आ जाती है तब आप उसको मनाते हो। उसके बाद संक्रांत का त्योहार तो है ही कि जब महीना बदलता है तो वो आपने बिल्कुल एकदम उसको, और इसी तरह से और भी छोटे छोटे बहुत सारे त्योहार है जो बिल्कुल एकदम मुख्य धारा से हटके, जैसे आपका इधर दखड़ान होते हैं, ये जो अभी जो सावन और उसकी जो संक्रांत आएगी, आषाढ़ की जो संक्रांत आएगी उसमें दखड़ान होते हैं, चिड़ोली होती है। वो आप शायद आपके यहाँ भी चीड़ा लगाया जाता है, ये अभी इस संग्राम में बाहर जाके शायद आपको नहीं, घर के बाहर रखा जाता है, मिट्टी का एक पूरा ढेला बड़ी साफ सुथरी जगह से लाया जाएगा, उसमें जौ बीजे जाएंगे, उसके ऊपर फिर 4 लकड़ी लगा के उसके ऊपर एक पठाल लगाई जाएगी, फिर उसके ऊपर आग जलाई जाएगी रोज शाम को 1 महीने तक। फिर 1 महीने बाद वो जौ जम जाते हैं उसमें, फिर 1 महीने बाद उसके ऊपर खीरे की बलि दी जाती है, फिर वो मिट्टी ले जाके वापस उसी शुद्ध स्थान में डाली जाती है। वो ये है कि हमारी जो फसलें हैं, हमारे वो एक जो भी उनके मन में जो एक भाव रहा होगा उसको लेकर के पूरे त्योहार इस तरह के बहुत सारे। तो इनको अगर हम एक टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से डेवलप करना चाहें तो क्या आपको क्या लगता है कैसे करना चाहिए कि लोग इस तरफ आए? क्योंकि अगर आएंगे लोग इन त्योहारों को देखने तो डेफिनेटली लोकल इकोनॉमी को इसको सपोर्ट मिलेगा। दरअसल इसकी शुरुआत हमें एक त्योहार से करनी पड़ेगी जी, और इसके लिए हमें जो आपका जो ये होम स्टे कल्चर है जी, उसको वो डेवलप हो सकता है, इसमें डेवलप हो सकता है। इसके लिए हमें एक त्योहार से शुरुआत करनी पड़ेगी और एक मॉडल के रूप में किसी एक जगह से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक जगह से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आपके त्योहार तब बचेंगे जब स्थानीय स्तर पर जो संसाधन है वो बरकरार रहेंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो नहीं हो सकता, तो आपके त्योहार नहीं बचेंगे। सही बात है, क्योंकि तब तो आदमी मजदूरी करने जाएगा ना, वो तो मनरेगा में दिहाड़ी करने जाएगा ना। तो सर ये सुभाष सर, तो ये कहा जा सकता है ना कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर इस चीज को बढ़ावा मिलेगा तो ये लोकल रिसोर्सेज का उपयोग होगा, लोकल रिसोर्सेज का उपयोग होगा तो लोकल लोग वहीं टिकेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। उनके ये है जरूर है कि खेती बाड़ी में जैसे परिवर्तन कि भाई अब कोई जरूरी नहीं है कि वो मक्की और गेहूं उगाए, उससे नहीं मिलता इतनी। हाँ, कैश क्रॉप कर सकता है, वो कैश क्रॉप कर सकता है, वो फलोद्यान लगा सकता है, वो पशुओं की जो अच्छी वैरायटी है वो पाल सकता है, लेकिन रहेगा तो वही रहेगा ना, भाई। हाँ, सही बात, तो वही रहेगा ना। उसके श्रम में कमी आएगी, उत्पादन उसका ज्यादा अच्छा होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप वहाँ इकोनॉमी के लिए आपको वहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि पता चला कि आटा अगर देहरादून से जाएगा तब वहाँ रोटी बनेगी तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। वहाँ जो लोकल प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल में होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने जो आप देखेंगे ना, तो इसीलिए मैं जो ये चीजें कर रहा हूँ, जैसे खान पान, अगर हम लोकल खान पान को बढ़ावा देंगे तो लोकल प्रोडक्ट्स हम उपयोग कर रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट्स को उपयोग कर रहे हैं तो लोकल लोगों को उसके वजह से रोजगार मिल रहा है, लोकल लोगों को रोजगार मिल रहा है तो लोकल लोग वहां टिकना पसंद करेंगे कि हम भी यहीं रहेंगे क्योंकि हमें सब कुछ आजीविका के साधन यहीं मिल रहे हैं। हिमाचल से क्यों नहीं जाता है कोई?
क्यों कोई आदमी क्लर्क की नौकरी करने नहीं जाता है, क्यों कोई आदमी कांस्टेबल या थानेदार की नौकरी करने नहीं जाता? क्योंकि उसके पास अपने संसाधन है। संसाधन है। नौकरी कोई अच्छी चीज थोड़े नहीं है। आप सही नौकरी बात, करते हो, नौकरी तो नौकरी ही नौकर है, है, नौकर है, बिल्कुल है सही ना? बात है। हाँ। अपना काम होता है, उसमें आपको आजादी होती है, उसमें आप अपनी जिम्मेदारी के साथ सारी चीजें करते हैं। तो लेकिन ये है कि हमें क्योंकि जनजाति का फायदा मिला, तो हम एक नौकर परस्त समाज, हमें लगा कि भाई हम गए, हमें भारत सरकार में एक अच्छी तनख्वाह मिल गई, हमने ये नहीं सोचा कि हमारे जीवन का उपयोग क्या रहा, उद्देश्य क्या उस रहा। समाज के लिए हमारा क्या इस्तेमाल, कुछ नहीं। हमने अपने यहाँ आए, हमने यहाँ पर नौकरी की, उसके बाद रिटायर हो गए और यहीं कहीं मरकर हुए। क्या इसमें योगदान रहा हमारा उस समाज? उस समाज के लिए योगदान उस आदमी का है जो वहां रहता है, वहां रहता है, बिल्कुल। उसका जो वहां जाता है और वहां रहता है, उसके लिए तो वो समाज के लिए लाभकारी है। हमारे जैसे लोग क्या, हम तो उन्हीं टूरिस्टों में से गए, खाया पिया, वापस आ गए, शादी में गए, त्योहार में गए, बस वापस आ गए। बस ये चीज बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मेरे सवाल तो मोर लेस खत्म हो गए सुभाष भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना लंबा टाइम, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया, पता ही नहीं लगा समय का। आपका समय मैंने काफी ले लिया। हमें इस तरह की, दरअसल इस तरह के समय था, पहले से भी इस उम्मीद में था कि हम इस तरह के संवाद स्थापित करें। जी, ये बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम क्या कहते हैं, पूरी तरह से पांडव क्षेत्र घोषित करने पे तुले हुए हैं जॉन साहब। मैंने एक से स्थानीयता खत्म हो जाएगी। मैंने इसी में जो लिया था किसी एक का, मैं फिर बाद में बताऊंगा उनके बारे में। उन्होंने ये कहा है कि शायद यहाँ पे ये पांडव मार्ग का भी निर्माण हो रहा है, कि नीचे से लेके ये यहाँ से शुरू होगा शायद, कटा पत्थर से लेके, और उसमें पांडव मार्ग घोषित करा जाएगा उसको, कि पांडव यहाँ से गए थे और कहाँ उसमें। वो जो मेजर यंग ने जो रास्ता बनाया उसको, ये तो ये चीजें नहीं है ना। हमारे लोग भी तो आते जाते थे, आप अपने लोगों को क्यों महत्व नहीं देते हैं? जिन लोगों ने इतने क्रूर और कठिन समय में अपने आप को वहां बचाए रखा, अपने आप को उन्होंने क्या कहते हैं बनाए रखा, उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। पांडवों का क्या मतलब है जौन सार बाबा से? पांडव हस्तिनापुर के थे, वो केदारनाथ गए या और जगह कहीं गए, उनका वहां से क्या मतलब है भाई? क्यों उनको आप घुसेड़ रहे हो? ठीक है, बहुत लोगों के लिए आदरणीय होंगे। दरअसल क्या है, पांडवों का अपना एक वो है कि पांडव जब यहाँ मुसलमान आए, तो यहाँ से ब्राह्मणों को खदेड़ा, उनके मंदिर से उनको जो उनकी जो पुरोहित थी, वो पहाड़ में चढ़े ऊपर, और पांडवों की कहानियां भी उनके साथ ऊपर चढ़ गई। बिल्कुल। और फिर क्या है कि उन्होंने उस भूमि का बनाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि ऐसे तो लोग काबू में आएंगे नहीं, पहाड़ के लोग बहुत बोले होते। भाई वो हिमालय भी आए थे, वो जो लोग है वो हिमालय भी आए थे। मैं आपको बताऊं, जो चूड़धार में है और जो नीचे सरा में है, हमारे लोग बहुत मान्यता करते हैं शिरगुड़ की, विजिट की, आपके यहाँ से भी लोग जाते हैं वहां पर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर आज भी सरा में बुद्ध की सोने की मूर्ति है। अच्छा, ठीक। तो कहां से आई भाई? चूड़धार में आज जो नया मंदिर बनाया है उन्होंने, बुद्ध की वहां पर उन्होंने क्या कहते हैं वो काठ की मूर्ति बनाई। क्यों? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि बुद्ध भी वहां से जुड़े हुए, बुद्धिज्म भी वहां से जुड़ा हुआ है, उन्होंने इस चीज को माना है। हमारे लोग नहीं मानते कि बहुत सारी संस्कृतियां जब जुड़ती है तो एक नहीं। मैंने आपको कहा कि भाई हो सकता है जो क्या कहते हैं महासु बंधु थे, वो पता नहीं क्या धर्म था उनका, हमें नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने हमारे को एक सेटअप दिया वो हिंदू धर्म से बिल्कुल मैच नहीं करता था, ये तो मान के चलो। बिल्कुल वो नहीं मैच करता था। वो एक अपनी संस्कृति अलग डेवलप हुई, अपने बार त्योहार अलग डेवलप हुए, जातिवाद हमारे यहाँ जरूर था, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश थी, चाहे महिलाओं के लिए है, चाहे दलितों के लिए है जी। अब कोई लोग बोलते हैं कि जी बंधुआ मजदूरी, बिल्कुल बंधुआ मजदूरी थी हमारे, हमें माननी चाहिए इस बात, और ये बहुत बड़ी कुरीति है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज थी कि 5 भाई थे, उनकी एक शादी होती थी, जो बड़ा भाई है वो पत्नी का हकदार होता था, बाकी भाई उन्हीं बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते थे। मोहशाला बाबा खेड़े में ही खत्म हो जाता, बेड़ वाला बाबा डांडे में ही रह जाता।
उनकी सबकी मतलब वहां पर ठीक है, एक आदमी बहुत उसमें रहता था बहुत, लेकिन वो वहां कब्जा रहता था उसका एक आदमी का, लेकिन जो बाकी थे उनकी भी बंधुआ से अच्छी हालत नहीं थी। वो तपस्या में रहते थे कि कोई खेड़े में पड़ा हुआ है तो वो दूध घी घर भेज रहा है अपने आप, आ गया महीने 2 महीने में एक बार, 6 महीने में। तो वो स्थिति जो दुरूह परिस्थिति है वो केवल दलितों की ही नहीं थी, वो परिवार के बाकी लोगों की भी थी। तो ये कमियां थी, इन पे बात होनी चाहिए। और कोई भी महान, जब तक आप किसी समाज की बुराई की बात नहीं करोगे तब तक उसकी अच्छाइयां बाहर नहीं आ सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुभाष भाई, एक अगर आप केवल अच्छाई पे बात करोगे तो लोग शक करेंगे, कहेंगे कि भैया बिना गलती का कोई इंसान हुआ ही नहीं कहीं, बिना कम ना कोई समाज हुआ है ना इंसान हुआ है, ये हमें माननी चाहिए ये बात। और जब हम इस पे बात करेंगे तो नई चीजें आएगी। अच्छा, एक पॉइंट मेरा मिस हो गया था और जिस पे आप बहुत अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं। जैसे इतिहास में अगर हम जाएं तो जो कालसी के शिलालेख है, तो अगर अशोक ने वहां पे शिलालेख बनवाई अपनी, तो इसका मतलब ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्षेत्र इसलिए आप एक चीज देखिए, लेकिन ये दोनों काल अलग अलग है। अच्छा, महासू का काल और अशोक का काल ये अलग है। अब आप यहाँ भी इतिहास में जाना पड़ेगा कि जब अशोक का टाइम था, जब अशोक का टाइम था, बुद्ध जब उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद एडॉप्ट किया तो वो अफगानिस्तान की सीमा तक चले गए, लेकिन बीच में फिर उनका डाउनफॉल है बुद्धिज्म का, है ना। उसके बाद शुंग आए, शुंग ने सब खत्म कर दिया, फिर उसके बाद दूसरे आए, है ना, उन्होंने बाकी चीजों को, फिर उसके बाद फिर जब जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ है, जिस दौरान, उसी दौरान महासू हनोड़ा थे। अगर वो मंदिर वो उस दौरान का है, जो महासू जो मंदिर का जो वो है स्ट्रक्चर है, वो उसी दौरान का है जब बुद्धिज्म दोबारा अपलिफ्ट हो रहा, जब कश्मीर से वो उठा था। और हमारे यहाँ भी यही बोलते हैं कि जी महासू तो कश्मीर से आए थे, आपके यहाँ भी ये बोलते हैं ना, उसके सब बोलते हैं, लेकिन ये तो फैक्ट है ना। तो उस फैक्ट को जब हम देखते हैं तो भी हम ये नहीं कह रहे कि वो चाहे जो भी होंगे, लेकिन जो संस्कृति विकसित हुई महासू के नाम पर, वो एक बहुत अनूठी थी। उसमें अगर हम जातिवाद को या दूसरी थोड़ी बहुत चीजों को, हर समाज में कमी है, हम अकेले नहीं है, लेकिन अच्छाइयां इतनी ज्यादा है कि कोई भी किसी के लिए गलत सोचने से भी डरता है कि अगर मैंने गलत सोच दिया पता चल जाएगा। तो वो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने कम से कम 1000 साल 1500 सालों तक उस क्षेत्र को गवर्न किया। बिल्कुल। और उस क्षेत्र में लोगों को आत्मसात किया, बाहर से आने वालों को। ऐसा नहीं है कि बाहर से नहीं, मैं बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, इवन जो निचले आपका जो लखवाड़ वाला क्षेत्र है, या हम लोग हैं, हम बाहर से आए हुए हैं। बिल्कुल, ये पता है मुझे। ब्राह्मण और जो खशरों का जो मैक्सिमम लोग है वो बाहर से आए हुए, ये हमें बात माननी चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो मूल निवासी है वो अलग लोग थे, हम नहीं थे, हमारे साथ जातिवाद पहुंचा है वहां पर, ये हमें मानना चाहिए, ये मानना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, ये चीज तो खैर क्योंकि पापा भी बताते हैं, हम लोगों को पता है कि हम लोग अभी भी मेनपुरी के पास एक गांव है जो जहाँ से दादाजी तब जाते थे, मतलब दादाजी जब तक थे वो जाते थे। तो ये चीज को हम मानते ही नहीं है, हम अपनी वो जो क्या कहते हैं वो उसमें डाल के हम इसको अपनी श्रेष्ठता के लिए सारी चीजों को पीछे कर देते हैं। ये खराब बात, ये खराब। तो सुभाष भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत टाइम लिया मैंने, बट मेरा मन ये है कि ऐसे संवाद अगर और करे जाए तो काफी, मतलब आपका जो ज्ञान है और लोगों तक पहुंच पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो तैयार रहता हूँ, मैं हमेशा, मैंने तो इनको भी बोला था जो ये बाकी लोग हैं, हालांकि ये मेरे से बहुत नाराज रहते हैं ये बाकी लोग जो लोक मंच वगैरह वाले, मैंने तो कहा था कि किसी के इस किस्म की जो तुम ये जो अपना ज्ञान बांटते रहते हो उसमें तथ्यात्मक और तार्किक बातें भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी स्टूडेंट को लेकर के उनके दिमाग में अगर ये बातें डाल रहे हैं, उनको आप ये सब चीजें, तो आप तार्किक और तथ्य सामने रखिए ना, आप कोई किताब में रिसर्च सामने रखिए, और आप उन चीजों को लेकर के, उन बनावट को लेकर के जो वो का स्ट्रक्चर है, आज की डेट में तो ऐसा है नहीं कुछ कि आपकी कोई बात कहीं नहीं पहुंचेगी, है ना। आप मंत्रामने की कोई हीरो बनाना चाहते हो तो बनाइए, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को भी निकालिए,
उन्होंने जरूर लड़ाई लड़ी होगी, वो बिल्कुल बहुत बहादुर आदमी रहे होंगे, वो बिल्कुल उनको वहां पर गोलदारी दी हुई थी वहां पर, बिल्कुल मानते हैं हम इस चीज को। लेकिन उनको जब आप प्रेजेंट करते हो तो ऐसे प्रेजेंट मत करिए, क्योंकि उन्होंने भाड़े की लड़ाई लड़ी थी, उस टाइम देशभक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती थी। बिल्कुल है ना भाई, मानसिंह भी था, मानसिंह भी अकबर का क्या कहते सेनापति था, लेकिन वो क्या कहते जो महाराणा प्रताप का सेनापति, वो मुसलमान था। तो लड़ाइयाँ, आप धार्मिक चीजों को मत ब्लेंड करिए इसमें। बिल्कुल उसमें दूसरी चीजें होती है, आपके निजी स्वार्थ होते हैं, आपके है ना वो होते हैं, आप इस चीज को आप ऐतिहासिक तथ्य मत बनाइए इस चीज को। तो मैं इन चीजों पे मैं बात, लेकिन अब कभी इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं, ये लोग हमेशा बचते रहे, या इन चीजों को इनको लगता भी है कि भाई जब आप तार्किक और तथ्यात्मक बात होगी तब तो आपको प्रूफ रखने पड़ेंगे, है ना, प्रूफ रखने पड़ेंगे आपको, है ना। जब हम अनमोल की बात, जो कुषाण शैली के जो मठ बने हुए हैं, जो मथुरा में मिले हैं, जो कश्मीर में मिले हैं, उनकी नाप देख लीजिए और हनोल की नाप देख लीजिए, उनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, हनोल का स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो आपको आप ठीक है, पांडवों ने और क्या बनाया है वो भी बता दीजिए आप, कि पांडवों ने इस तरह के मंदिर और भी कहीं बनाए हो ना, तो आप लाइए सामने उसके, और उसके हिस्टोरिकल फैक्ट होने चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी ने कहानी में लिख दिया और आप उसको, ऐसा तो नहीं मानेंगे भाई, ये तो नहीं मानी जाए। आप निकालिए उन चीजों को, आप उसको क्लब करिए, आपको लगे जैसा तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया से